सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। बेटा, जैसा हम प्रॉमिस करते हैं कि कुछ दिनों बाद एक पूरी सीरीज़ लेके आते हैं, फिर से एक सीरीज़ लेकर के आए हैं वेक्टर कैलकुलस की। हमने आपको बेटा लीनियर अलजेब्रा पूरी तरह से पढ़ा दिया है, यही सेमेस्टर वाला या बीटेक वाला चैनल पर। फिर बेटा हमने कैलकुलस का पार्ट 1 पढ़ाया था, जिसमें डिफरेंशियल कैलकुलस के बहुत सारे लेक्चर्स आए थे। फिर इंटीग्रल कैलकुलस के बहुत सारे लेक्चर्स आए। अब बेटा टॉपिक आ रहा है वेक्टर कैलकुलस के लेक्चर्स आने का। तो यहाँ से हम वेक्टर कैलकुलस के लेक्चर्स आपको देंगे, 4 to 5 लेक्चर्स लगभग इसमें लगेंगे। डिपेंड करेगा कि कितनी ड्यूरेशन का एक लेक्चर है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये सारी जो चीज़ें हैं बेटा वो यहाँ इस सीरीज़ में कंप्लीट होगा। तो आज से वो वेक्टर कैलकुलस का फर्स्ट लेक्चर आप मान सकते हैं, लेकिन जो हमारी सीरीज़ पूरी चल रही थी उसका बेटा लेक्चर नंबर 26 है। मतलब कि इनिशियल 25 लेक्चर्स हमने 3 बड़ी यूनिट्स उसमें कवर कर दी हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और बेटा आज का टॉपिक हमारे लिए है वेक्टर कैलकुलस, मतलब मेजर टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस, उसका लेक्चर नंबर 1 ये आने जा रहा है। लास्ट लेक्चर पर बेटा हमने चेंज ऑफ वेरिएबल्स पढ़ा था मल्टीपल इंटीग्रल में, जिसमें जैकोबियन का कॉन्सेप्ट आया था। और आपको याद होगा कि उसमें 2 होमवर्क क्वेश्चन हमने दिए हुए थे। तो बेटा वो होमवर्क क्वेश्चन भी आज के लेक्चर में होगा, लेकिन वो सबसे लास्ट में कराएंगे। पहले हम इनिशियल थॉट में पहले वेक्टर कैलकुलस के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लें, फिर लास्ट के समय पे जब ये लेक्चर खत्म हो रहा होगा हम वो होमवर्क क्वेश्चन भी निपटा देंगे। और आगे से मैं एक स्ट्रेटजी बना रहा हूँ कि अब इसमें मैं होमवर्क क्वेश्चन आपको नहीं दूंगा, क्योंकि अगले लेक्चर तक वेट करना पड़ता है होमवर्क क्वेश्चन के लिए। यहीं पढ़ा दूंगा, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन यहीं करा दूंगा आपको। ठीक है, तो चेंज ऑफ वेरिएबल्स आपने लास्ट में पढ़ लिया था। बेटा आज का पहला टॉपिक होगा, मतलब लेक्चर 1 के अंदर हम वेक्टर का डिफरेंशिएशन वाला पार्ट आपको समझाएंगे। एक्चुअल में इसके आगे जो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल या डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हैं वो सब बेटा वेक्टर में डिफरेंशिएशन वाले पोर्शन में ही आता है। अच्छा, उसके बाद जब हम लाइन इंटीग्रल, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम पढ़ेंगे, वो सब वेक्टर के इंटीग्रेशन वाले पार्ट में आता है। तो डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में ये सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, लेकिन पहले हम डिफरेंशिएशन पता तो चले कि वेक्टर क्वांटिटीज का डिफरेंशिएशन कैसे होता है और किसे कहते हैं, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं। उसके बाद हम ग्रेडियंट पर, डाइवर्जेंस पर जा पाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ही आपका कर देते हैं। ठीक। अच्छा, वो जो लास्ट लेक्चर पे होमवर्क क्वेश्चंस थे बेटा, वो ये थे वो होमवर्क क्वेश्चंस। लेक्चर नंबर 25 के ये 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, इसका सोल्यूशन अभी एंड ऑफ द लेक्चर के टाइम पे मैं करवा दूंगा। चलिए सीधे स्टार्ट हो रहा है वेक्टर डिफरेंशिएशन। जैसा आप जानते हो बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हम लिख लेते हैं। जैसे कि बेटा ये यूट्यूब वाली क्लास है, सेमेस्टर के लास्ट 2-3 दिन एग्जाम को बचे हैं, तब आप ये देख रहे होते हो वीडियो। तो मतलब जल्दी से वीडियो में मेन बात आपको पता चल जाए और आपका रिवीजन टाइप का हो जाए या आपकी प्रिपरेशन हो जाए आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमने देखा वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं। बेटा क्या आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन पता है? ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन हम आपसे बताया करते थे, कैलकुलस में मैंने बताया था fx is said to be differentiable at x equals to a। बेटा fx नाम का कोई रियल फंक्शन है, वो at x equals to a पर डिफरेंशिएबल होगा इफ एक ऐसी लिमिट होती थी, लिमिट x टेंडिंग टू a, और ये है fx माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एग्जिस्ट। बेटा अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती थी, वी विल से दैट योर फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x इक्वल्स टू a एंड द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ fx एट x इक्वल्स टू a एंड इट इज डिनोटेड बाय f डैश a। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन या ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। याद आ गया? रियल फंक्शन, ऐसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन की कोई अलग डेफिनेशन है? ऐसी बेटा वेक्टर में डिफरेंशिएशन वाले पार्ट को हम कैसे डिफाइन करें, इसी से लिंक बनाते हैं। देखिएगा, कह रहे हैं लेट वेक्टर आर इज अ फंक्शन ऑफ टी, है ना, ये एरो बना है मतलब फंक्शन ऑफ टी है, बी एनी वेक्टर फंक्शन। बेटा टी, यहाँ पे टी जनरली टाइम को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अभी फिलहाल हम टाइम की तरह नहीं देख रहे हैं, अभी सिंपल देख रहे हैं वेयर टी इज एनी स्केलर वेरिएबल। तो वेक्टर आर इज अ फंक्शन ऑफ टी, बी एनी वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी। टाइम वैसे भी स्केलर क्वांटिटी है ना। अच्छा, अब फिर देन आर, वेक्टर आर इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू टी। बेटा ये शॉर्टकट मिलेगा, विद रिस्पेक्ट टू टी इफ क्या होता है, इट इज पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, किस चीज की वैल्यू निकाल ले जाएं कि आपका ये जो फंक्शन है ये बेटा डिफरेंशिएबल हो जाए विद रिस्पेक्ट टू टी। तो बेटा अगर विद रिस्पेक्ट टू टी को डिफरेंशिएट करना है आर को, तो हमें किस एक स्पेशल टाइप की लिमिट की वैल्यू पता होनी चाहिए। वो स्पेशल टाइप की लिमिट ये है, देखो, इफ इट इज पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट, और हम ये कह रहे हैं डेल्टा टी। बेटा एक्स में इंक्रीमेंट क्या होगा, डेल्टा टी का इंक्रीमेंट, स्मॉल इंक्रीमेंट इन टी विल बी डिनोटेड एज डेल्टा टी। तो यहाँ आप लिख देंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी
डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। बेटा अगर ये वाली लिमिट निकल आए, इफ इट इज पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, इस लिमिट की वैल्यू निकल जाएगी तो हम फंक्शन को वेक्टर आर को डिफरेंशिएबल बोल देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। सर इसका इससे लिंक कैसे है? बेटा इसका लिंक मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे याद है राइट हैंड डेरिवेटिव की बात अगर करते थे तो हम ए में स्मॉल इंक्रीमेंट करते थे तो लिमिट हम लिख देते थे एच टेंडिंग टू जीरो, ए में स्मॉल इंक्रीमेंट तो बेटा एक्स में ए प्लस एच, ए में हल्का सा इंक्रीमेंट हुआ माइनस एफ ऑफ ए और डिवाइडेड बाई वो जो इंक्रीमेंट होता था उससे डिवाइड करते थे। इसी लॉजिक से ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव आता था। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चाहिए होता था तो ए माइनस एच डिवाइडेड बाई माइनस एच करते थे। तो इस लिंक से उसको लिंक को बनाइए। यहाँ पे बेटा ए में स्मॉल इंक्रीमेंट या एक्स में स्मॉल इंक्रीमेंट हो रहा था, वहाँ टी में स्मॉल इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ इंक्रीमेंट को एच से डिनोट करते हैं, वहाँ डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। तो सिंपल सी लैंग्वेज में बात किया जाए कि whenever it is possible to find the value of limit from this expression limit delta t tending to 0 f of x plus delta t minus f of t divided by delta t, तो बेटा then this limiting value is called derivative of r with respect to t। r का वेक्टर r का डेरिवेटिव with respect to t, इसी की वैल्यू को कहते हैं। अच्छा इसकी लिमिट की कोई वैल्यू भी तो आएगी? हाँ सर आएगी। इट इज डिनोटेड बाई, ये जो वैल्यू आएगी बेटा उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी आपके सामने डी ऑफ, देखो आर वेक्टर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी चाहिए तो इसी को हमने डी आर बाई डी टी बोला हुआ है। जैसे इस चीज को एफ डैश या डी वाई बाई डी टी बोला जाता था ना, वही चीज ये भी है। तो डी आर बाई डी टी को फॉर्मूले से अगर देखा जाए तो देखो ये बन गया लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। बेटा एक्चुअल में ना आपके सेमेस्टर के एग्जाम में डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो बेटा अगर वो डेफिनेशन पूछी जाए तो आप कैसे लिखोगे? इतना पोर्शन लिख दीजिए। ये मैंने रियल फंक्शन से लिंक बनाने की कोशिश की थी इसलिए ये वाली चीज आपको दिखाई है। जिस चीज को आप एच बोलते थे यहाँ हमने टी में इंक्रीमेंट को डेल्टा टी बोला हुआ है। तो ये है बेटा वो डिफरेंशिएशन की वैल्यू, डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन। इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये आपके सामने कुल मिला के एक डेफिनेशन बन गई। इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्या बताइए? मतलब ग्राफ पे इसको समझा जा सकता है। ये जो मैंने एक डेफिनेशन आपको बता दी डी आर बाई डी टी, आपके 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन वेक्टर डिफरेंशिएशन, तो बेटा इतना पोर्शन आपको लिख देना है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सर इसका सिग्निफिकेंस अगर देखें तो शायद कुछ बनाया जा सकता है। देखो मान लो ये कोई कर्व है और जब आर इज अ फंक्शन ऑफ टी पोलर कोऑर्डिनेट्स टाइप में कुछ दिख रहा है या पोलर नहीं भी दिख रहा है ऐसे, बेटा ये है ओरिजिन, ओरिजिन से एक वेक्टर मैंने ले लिया आर, मतलब कि इस वेक्टर कर्व पे बेटा कोई रैंडम पॉइंट मैंने लिया है, ये एक कर्व है उस पे मैंने एक रैंडम पॉइंट पी ले लिया। अच्छा और इसमें छोटा सा इंक्रीमेंट अगर मैंने कर दिया, बेटा यहाँ पे थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ, मान लो एक दूसरा पॉइंट है और ये पॉइंट लिया हुआ है क्यू, है ना, और इसी तरह से एक नया पॉइंट क्यू ऐसे बन गया। देखो डिफरेंस समझिएगा क्या बताना चाह रहे हैं, ये बन गया और इसको लिख लेते हैं Q, दिस पॉइंट इज Q। तो बेटा अगर R है तो छोटा सा इंक्रीमेंट मैंने करा तो उस स्मॉल इंक्रीमेंट को मैंने लिख दिया है डेल्टा R, डेल्टा R। तो ये वाला वेक्टर क्या होगा भाई, वेक्टर प्रॉपर्टी बेटा R प्लस डेल्टा R गिव्स R प्लस डेल्टा R। तो P से Q तक आप कैसे पहुंचे हो सर? R में स्मॉल इंक्रीमेंट करके जिसको हमने डेल्टा R का नाम दे दिया गया है। इतना सही हो गया। अच्छा बेटा इसी को टाइम के रिस्पेक्ट में जब देखते हैं, डेल्टा टाइम या टी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, ये जो आता है ना डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, और बेटा यहाँ पे मैं लिख दूंगा लिमिट और डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, बहुत स्मॉल इंक्रीमेंट देखो किया गया है इस तरह से। तो यही चीज आपके सामने डी आर बाई डी टी बन जाती है। मतलब कि इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट है टेंजेंट की डायरेक्शन में जो वेक्टर मिलेगा बेटा वो होगा डी आर बाई डी टी। आर में स्मॉल इंक्रीमेंट को आपने डेल्टा आर लिखा, टी में स्मॉल इंक्रीमेंट को आपने डेल्टा टी लिखा, आर के रिस्पेक्ट में टी के रिस्पेक्ट में आर का इंक्रीमेंट देख रहे हैं तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी व्हेन डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो विल बी इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी। दिस डी आर बाई डी टी इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस वन। ये जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेक्टर दिख रहा है ये है आपका डी आर बाई डी टी, और वेक्टर आर तो आपको नजर आ ही गया। तो ओवरऑल एक पिक्चर सी सामने आ गई आपके, जिस पिक्चर से आप कह सकते हो कि हम वेक्टर डिफरेंशिएशन वाले पार्ट को अब समझा सकते हैं किसी को भी। तो मतलब एग्जाम में लिख दो इतना नंबर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं वेयर, ऐसे लिख देते हैं वेयर, वेयर लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो और बेटा डेल्टा आर बाई डेल्टा टी टाइम के रिस्पेक्ट में या टी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो इसी को मैंने डी आर बाई डी टी बोला हुआ है। इतनी बात ओके हो गई।
अच्छा, वेक्टर डिफरेंशिएशन तो हो गया बेटा। डिफरेंशिएशन का कोई प्रॉपर्टीज भी तो होती होंगी, बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर डिफरेंशिएशन वो मैं दिखा देता हूँ आपको। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर डिफरेंशिएशन ये लिखी हुई हैं, देखिए एक पिक्चर सी थी, एक ही जगह लिखा था मैंने, उसकी स्क्रीनशॉट खींच के आपने लगा दिया। देखो क्या होता है, अगर बेटा डिफरेंशिएशन में आप वेक्टर डिफरेंशिएशन की बात करें तो ये लगभग ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की तरह ही बिहेव कर देता है प्रॉपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और बेटा यू वांट टू डिफरेंशिएट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी विद रिस्पेक्ट टू टी, या वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी बाई डी टी ऑफ ए प्लस माइनस बी बेटा सीधे स्प्लिट हो जाता है डी ए बाई डी टी प्लस माइनस डी बी बाई डी टी। सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा है, अगर देखो मैं क्या लिख, पता नहीं आपको वहां से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो डी ए बाई डी टी प्लस माइनस डी बी बाई डी टी। तो मतलब सिंपल एक रूल, जैसा रूल हमेशा से डिफरेंशिएशन में था वो यहाँ भी एप्लीकेबल है। अगर बेटा यहाँ पे देखो ये लिखा है u इंटू वैक्टर ए, अब u क्या है ध्यान रखना, इस प्रोडक्ट को आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो, जहां u आपका एक स्केलर फंक्शन है, मतलब u जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी को तो डिफरेंशिएट करते नहीं है बेटा, उसको तो डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेते थे, तो देखो बाहर आ गया होगा। लेकिन हाँ, लेकिन ये फंक्शन है, स्केलर स्केलर नहीं है, ये स्केलर फंक्शन है, साथ में देखो फंक्शन लिखा हुआ है। तो जो प्रोडक्ट फॉर्मूला आपने पढ़ा था डी बाई डी टी ऑफ एफ इंटू जी, एफ इंटू जी डैश प्लस जी इंटू एफ डैश, बेटा वही वाला लॉजिक देखो। पहले आपने डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन डी यू बाई डी टी इंटू वैक्टर ए प्लस, और फिर लिखा है u फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन d ऑफ वेक्टर ए डिवाइडेड बाई dt, तो da बाई dt बोल दे रहे हैं सिंपल सी भाषा में। तो ये प्रोडक्ट फॉर्मूला आपने लगा दिया डिफरेंशिएशन का, जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में लगता था वो यहाँ भी लग गया। आगे देखते हैं बेटा, सबसे मजेदार बात यह है कि डॉट प्रोडक्ट में भी डिफरेंशिएशन स्प्लिट हो जाता है, और बेटा क्रॉस प्रोडक्ट में भी डिफरेंशिएशन स्प्लिट हो जाता है। सिंपल से ये एक नई चीज पता चली, इसी का यूज हम करेंगे अभी, कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में सीधे सीधे स्प्लिट होगा। जैसे ए डॉट बी का डिफरेंशिएशन चाहिए तो बेटा आप प्रोडक्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली कर दीजिए, डी ए बाई डी टी डॉट बी प्लस ए डॉट डी बी बाई डी टी, वही फर्स्ट फंक्शन डॉट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डॉट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यही कॉन्सेप्ट बेटा क्रॉस प्रोडक्ट में भी लग जाता है। आप प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाओ, बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लगाते चले जाओ, मतलब एज इट इज वैलिड है, इसका प्रूफ नहीं पूछा जाना, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे अभी हम थोड़ी देर बाद। इसी तरीके से डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में हो गया। ऐसे ही बेटा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपने सुना था, जिसमें बेटा एक डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट एक साथ इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ देखो ये लिखा है डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट है, और बेटा ये लिखा है क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहाँ पर भी बेटा उसी तरीके से आप इसे स्प्लिट करते चले जाओ। कैसे स्प्लिट होगा सर, यहाँ पे तो तीन दिख रहे हैं, तो क्या तीन फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको पता है? देखो मैं लिख देता हूँ आपका थ्री फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करते थे आप। एक्चुअल में इन दोनों जगहों पर फोर्थ और फिफ्थ में बेटा यही वाला यूज होगा। जैसे डी बाई डी टी ऑफ एफ जी एच, अगर बेटा थ्री फंक्शंस का प्रोडक्ट फॉर्मूला अगर देखना है तो एफ डैश जी एच, एफ डैश जी एच, और फिर हो जाता है एफ टाइम्स जी डैश एच प्लस एफ जी टाइम्स एच डैश। यही फॉर्मूला बेटा इसमें लगाना है चौथे और पांचवे में। और जबकि ये अगर मैं देखा जाए सेकंड और थर्ड में आपने जो फॉर्मूला लगाया है वो ये लगाया है, देखो सेकंड और थर्ड के लिए जो फॉर्मूला था वो लगाया था आपने डी बाई डी टी ऑफ एफ इंटू जी इक्वल्स टू एफ जी डैश प्लस जी एफ डैश, दोनों जगह लगा दिया। मतलब कि वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन में भी, डॉट प्रोडक्ट में भी, क्रॉस प्रोडक्ट में भी। अब वैसे ही फॉर्मूला यहाँ पे देखते हैं, वन बाई वन डिफरेंशिएट करना है आपको। तो अगर मैं पहले ए को डिफरेंशिएशन करूँ तो डी ए बाई डी टी आएगा, यस सर आएगा। लेकिन बेटा डॉट प्रोडक्ट एज इट इज, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट एज इट इज लिखना है आपको। फिर अगले बेटा मैंने डी बी बाई डी टी को डिफरेंशिएट करा तो देखो डॉट प्रोडक्ट एज इट इज आ गया। फिर थर्ड में मैं डी सी बाई डी टी को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की लोकेशन चेंज नहीं हो रही, वो वहीं पर है, वन बाई वन डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यही काम क्रॉस प्रोडक्ट में भी करना है। तो देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो पहले आपने ए का डिफरेंशिएशन करा, फिर आपने बी का डिफरेंशिएशन करा, फिर आपने सी का डिफरेंशिएशन करा। मतलब कि आपका ये जो डिफरेंशिएशन वाली प्रॉपर्टीज आप ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में 11वीं क्लास में पढ़ के आए थे, वो सारी प्रॉपर्टीज एज इट इज यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती हुई दिख रही है इनिशियल थॉट्स में देखा जाए तो। इतनी बात सही हो गई कि वेक्टर डिफरेंशिएशन उसकी जनरल प्रॉपर्टीज हमने देख ली क्या क्या लगती हैं। अब मेन टारगेट शुरू होने जा रहा है। इसके बाद बेटा सबसे पहले बात बताओ, कांस्टेंट वेक्टर किसे कहते हैं? ये केवल इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना था। कांस्टेंट वेक्टर, सर कांस्टेंट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट इज कॉल्ड कांस्टेंट वेक्टर, बस यहीं पे आप गलत हैं बेटा।
मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, साथ साथ में डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगी। अ वेक्टर फॉर विच मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट नोन एज कांस्टेंट वेक्टर। दोनों चीज कांस्टेंट होनी चाहिए तब हम उसे कांस्टेंट वेक्टर बोलेंगे। देखो ये लिखा है कांस्टेंट वेक्टर। अ वेक्टर इज सेड टू बी अ कांस्टेंट वेक्टर इफ, क्या कह रहे हैं, इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज, इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर फिक्स्ड। बेटा फिक्स्ड मतलब दोनों कांस्टेंट होनी चाहिए, उनमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, ना मैग्नीट्यूड में टी पर डिपेंड नहीं करना चाहिए मैग्नीट्यूड, और ना डायरेक्शन डिपेंड करनी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फिक्स होने चाहिए। अगर बेटा दोनों में से एक भी चीज चेंज होगी तो हम कह देंगे वो कांस्टेंट वेक्टर नहीं है। देखो इफ एनी वन ऑफ दीज चेंजेस, एनी वन ऑफ दीज चेंजेस, वेक्टर इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर। अच्छा सर ऐसा कुछ है, वेक्टर इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर। ठीक सर, इसके कोई एग्जाम्पल हो सकते हैं क्या? बेटा सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, किसी भी चीज को उछालिए आप तो बेटा हमेशा उसमें एक्सेलरेशन जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से ही होता है एक्सेलरेशन। तो नीचे गिरती हुई कोई भी बॉडी होगी बेटा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा, ये कांस्टेंट है। और डायरेक्शन हमेशा क्या है, हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ डायरेक्शन है, उसकी नीचे की तरफ डायरेक्शन है। तो ये वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स टाइप में ये जो एक्सेलरेशन आप देख रहे हो बेटा ये कैसा है सर, ये कांस्टेंट वेक्टर का एग्जांपल हमें दिख रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गए? ऐसे और भी हो सकते हैं बेटा, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है जो कि बिना एक्सेलरेशन के बिना रिटार्डेशन के मूव कर रहा है, मतलब कि कांस्टेंट स्पीड से आपकी व्हीकल जो है कांस्टेंट स्पीड से चल रही है फ्लैट सरफेस पर जिसमें फ्रिक्शन भी नहीं है, मान लो या फ्रिक्शन है भी चलो कोई बात नहीं, लेकिन कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। आप स्पीडोमीटर में कांस्टेंट स्पीड फिक्स कर सकते हो क्रूज कंट्रोल पे डाल के, ऐसे इंसान तो नहीं कर पाएगा लेकिन क्रूज कंट्रोल में तो फिक्स हो जाएगी, बिना ब्रेक लगाए एक कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तो उसमें ना एक्सेलरेशन हो रहा है ना रिटार्डेशन हो रहा है। तो इस समय पे बेटा यहाँ पर ये क्या है, ये जो वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पर है ये कांस्टेंट वेक्टर हो गया, क्योंकि इसकी देखो मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट है, वो जो कांस्टेंट स्पीड है, और दूसरी बार डायरेक्शन इसकी, वो जो आगे की तरफ आपकी गाड़ी है वही डायरेक्शन है, तो दोनों चीजें कांस्टेंट हो गई। तो ये दोनों तो एक परफेक्ट एग्जांपल आ गए, हो गया। इस तरह से आप कर सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बेटा क्या होता है, वो भी कांस्टेंट वेक्टर का एग्जांपल है। वैसे हम मैथमेटिकली देखें तो कांस्टेंट वेक्टर को हम बेटा इस तरह से समझ सकते हैं। मान लो मैथमेटिकली आपको कोई कांस्टेंट वेक्टर दिया है कि इफ r इक्वल्स टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इज एनी कांस्टेंट वेक्टर। बेटा अगर ये कोई कांस्टेंट वेक्टर है तो अब यहीं से मैं थ्योरम्स बनाऊंगा। कांस्टेंट वेक्टर देन डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू, बताओ अब इसका डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में। सर कांस्टेंट है ना वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो सिंपल सी बात है जीरो आ जाएगा। ये मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 2i प्लस 3j प्लस 4k एक कांस्टेंट वेक्टर है, 4i प्लस 7j माइनस 5k एक कांस्टेंट वेक्टर है। रियल लाइफ के एग्जांपल्स ज़्यादा क्लैरिटी आते हैं, मैथ्स के एग्जांपल से ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आती, लेकिन हमारे लिए कांस्टेंट वेक्टर का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। अच्छा बेटा ये तो कांस्टेंट है, कभी कभी वेक्टर कांस्टेंट नहीं है तब क्या होगा, जैसे पोजीशन वेक्टर दिया जाए, इफ आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बी एनी पोजीशन वेक्टर, या एनी नहीं, बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, बी द पोजीशन वेक्टर। बेटा मान लो ये कोई पोजीशन वेक्टर है ऑफ एनी पॉइंट पी, और पी क्या है एक्स वाई जेड। बेटा एक्स वाई जेड पोजीशन वेक्टर, सा थोड़ा सा समझा दो पोजीशन वेक्टर। देखो सिंपल सी भाषा में बात की जाए तो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, ये है ओरिजिन। अगर मैं कहूँ कि इसके पॉइंट यहाँ पे कोई है पी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो बेटा ये वाला जो ओरिजिन से लेकर के ये जो वेक्टर है इस इट इज कॉल्ड पोजीशन की वजह से जो वेक्टर क्रिएट हुआ ओरिजिन से एरो डायग्राम बना करके, उसे हम पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट बोलते हैं। तो वही मैंने लिखा आर इक्वल टू इतना बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, देन क्लियरली वेक्टर आर इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर। बेटा ये कोई कांस्टेंट वेक्टर तो नहीं है, क्योंकि ये तो एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर गया। हाँ सर जब एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू फिक्स कर देंगे तब वो कांस्टेंट वेक्टर था, अभी वो कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, तो क्लियरली आर इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर। हेंस अगर बेटा मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पर मुझे बताइए तो फिर डी आर बाई डी टी क्या होगा, तो इस सिचुएशन में आपको डी आर बाई डी टी निकालना पड़ेगा। सिंपल बेटा आप क्या करोगे, डी एक्स बाई डी टी आई कैप, अब यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा, सो डी आर बाई डी टी
अगर निकालना हो तो इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, dx बाई डी टी आई कैप प्लस dy बाई डी टी, और बेटा ये हो जाएगा जे कैप, और प्लस dz बाई डी टी और के कैप। बस सिंपल सी लैंग्वेज में देखा जाए तो ये आ गया। मतलब कि कांस्टेंट वेक्टर नहीं होगा तो आपको बेटा 1 बाई 1 डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हाँ, ये नहीं कि आप इसमें भी जीरो लिख दो। तो पहली सिचुएशन में तो डी आर बाई डी टी जीरो हुआ, दूसरे में निकाला। अगर बेटा एक सिचुएशन और रखते हैं आपके सामने, मान लो ऐसा हो जाता, वेक्टर आर जो है आपको दिया होता फंक्शन ऑफ वेक्टर टी। इफ बेटा मान लो वेक्टर आर दिया जाता F1 टी और आई कैप, और फिर लिखा जाता F2 टी और जे कैप, और फिर लिखा जाता F3 टी और के कैप। तो क्या ये कांस्टेंट वेक्टर है? नहीं सर, इट इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर, इट डिपेंड्स ऑन टी। बेटा ये टी वेरिएबल पे डिपेंड कर गया। सो डी आर बाई डी टी, सिंपल सी लैंग्वेज में देखा जाए तो डी आर बाई डी टी क्या होगा सर? डी एफ वन बाई डी टी इंटू आई कैप। मतलब कि आपको कंपोनेंट्स को डिफरेंशिएट करना है, यही हम आपको सिखाना चाहते हैं। वेन एवर यू हैव टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी वेक्टर देन यू हैव टू डिफरेंशिएट इट्स कंपोनेंट। देखो जब एक्स वाई जेड थे तो एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट को डिफरेंशिएट करा। व्हेन कंपोनेंट्स आर F1 F2 F3 तो आपने उनको डिफरेंशिएट करा। व्हेन कंपोनेंट्स आर ए बी सी उनको डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 0 0 आ जाएगा, इसलिए वो बेटा 0 दिख रहा है आपको। तो डी आर बाई डी टी इक्वल टू 0 आपको नजर आ गया। तो मेन तो कांस्टेंट वेक्टर की वजह से ये चीज सामने आई कि अगर कोई कांस्टेंट वेक्टर है तो उसका डी आर बाई डी टी 0 होगा, और बाकी जब नहीं है कांस्टेंट तो पोजीशन वेक्टर के नजरिए से भी आपको पता चल गई चीजें, और जनरल वेक्टर कोई दिया है तो उसके नजरिए से भी दिख रहा है, और कांस्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन भी क्लियर है। बढ़ूं अब आगे? चलो सर, अगर इतनी बात क्लियर है तो आप मुझे बताओ, दो थ्योरम्स मैं आपके सामने रखना जा रहा हूँ, उन बेटा थ्योरम्स का मुझे जवाब चाहिए। देखो आप, जैसे ये थ्योरम एग्जाम में डायरेक्ट आती है, जैसे एक्सेलरेशन या कांस्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन पूछ ली जाती है 1 या 2 मार्क्स में सेमेस्टर एग्जाम में, ऐसी बेटा ये वाली थ्योरम और अगली थ्योरम आएगी, वो कई बार एग्जाम में आती है। सोचिए, पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर करके भी देख सकते हो, रिकॉर्डेड फॉर्म में ही है ये, तो पॉज करके जरा दिमाग लगाइए, इसमें पूछा क्या गया है। वेक्टर आर इज अ फंक्शन ऑफ टी, वेक्टर आर इज अ फंक्शन ऑफ टी इज अ वेक्टर विद कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। बेटा ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, और हमने कहा था वेक्टर के कांस्टेंट होने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होना चाहिए सर? डायरेक्शन भी कांस्टेंट होनी चाहिए। क्या इन्होंने कांस्टेंट डायरेक्शन दी है? नहीं दी है। तो कह रहे हैं तो आर डॉट डी आर बाई डी टी की वैल्यू 0 होगी। सबसे पहले बच्चों से गलती क्या होती है इस तरह के क्वेश्चन में? देखो, सिंस डायरेक्शन इज नॉट गिवन एज direction is not given as constant so r cannot be a constant vector। मतलब कि we cannot take that r is a constant vector, so we cannot take that वेक्टर r is a constant vector। बेटा ऐसा नहीं ले सकते आप, we cannot take that, कैन नॉट पे हाईलाइट कर दिया मैंने, आप इसे कांस्टेंट वेक्टर नहीं ले सकते। एंड डी आर बाई डी टी इज नॉट इक्वल्स टू 0। जो कांस्टेंट वेक्टर में 0 होता है, बच्चों को क्या लगता है कि कांस्टेंट दिया है तो डी आर बाई डी टी 0 होगा, आर डॉट 0 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो सही तरीका क्या होगा? तो देखो, अब सही तरीका देखते हैं इसका क्या है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट, बेटा इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है के, और ये हमने कांस्टेंट मान लिया। ऐसा हमने नहीं लिखा, इन्होंने बोला है कि लेट वेक्टर आर इक्वल्स टू कांस्टेंट के। तो बेटा मॉड ऑफ वेक्टर आर स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर, और किसी वेक्टर के स्क्वायर को आप बेटा आर डॉट आर लिखते हो। ये तो 11वीं क्लास से हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि आर डॉट आर इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर आर का स्क्वायर। यस सर, ये बात सही है। आर का डॉट प्रोडक्ट आर से निकालोगे तो मॉड ऑफ वेक्टर आर स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब क्या करें इसमें? टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। तो बेटा टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जरा दोनों तरफ कर देते हैं, तो डी बाई डी टी ऑफ के स्क्वायर। अब इसमें वो प्रोडक्ट फॉर्मूला जो अभी पढ़ाया था, आर डॉट डी आर बाई डी टी, आर डॉट डी आर बाई डी टी प्लस डी आर बाई डी टी डॉट आर। बेटा ये मैंने लिखा है फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। वहाँ इंटू की जगह डॉट प्रोडक्ट है। अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी बताई थी कि डिफरेंशिएशन स्प्लिट्स ओवर डॉट एंड डिफरेंशिएशन स्प्लिट्स ओवर क्रॉस
तो बेटा ऐसी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में भी स्प्लिट हो जाता है। थोड़ी देर पहले जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। बेटा डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव भी होता है, ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, बात एक ही है। तो इस जगह अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं इसको ऐसे लिखने जा रहा हूं, आर डॉट डी आर बाई डी टी, आर डॉट डी आर बाई डी टी प्लस आर डॉट डी आर बाई डी टी, मैंने दोनों को बेटा बी डॉट ए को ए डॉट बी में कन्वर्ट कर दिया। तो इस जगह से मुझे पता चल गया आर डॉट डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू 0 एंड हेंस वी हैव शोन दैट, बेटा प्रूफ हो गया। इस बात को प्रूफ कर लो। अब जितने मार्क्स का क्वेश्चन आए उतने मार्क्स आपके हैं। ये आता है पेपर में, हर यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम में कभी ना कभी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन आपका रेडी हुआ यहाँ पर, आर डॉट डी आर बाई डी टी 0 देखो लिखा है। अगर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है तो बेटा इसका डॉट प्रोडक्ट डी आर बाई डी टी के साथ 0 होगा। बच्चों को क्या लगता है कि डी आर बाई डी टी 0 होगा इसलिए हो गया, ऐसा नहीं था बेटा। ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का था, कांस्टेंट डायरेक्शन नहीं दिया था, इसे कांस्टेंट वेक्टर मत ले लेना। उसके लिए दोनों चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए। अभी जो मैंने आपको बताई थोड़ी देर पहले, इसी से मिलती जुलती एक और थ्योरम है बेटा। अब उस थ्योरम पे थोड़ा दिमाग लगाएंगे आप। अब चाहो तो पॉज करो वीडियो को और पॉज करके आप देखो कि क्या आपसे ये वाला क्वेश्चन बन पा रहा है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, कह रहे हैं इफ वेक्टर आर is a function of t is a vector with constant direction। अब की बार इन्होंने constant direction पूछी है, कह रहे हैं then r cross dr by dt equals to 0 वेक्टर। अब इस बात को प्रूफ करना है, मतलब ये सही है। अगर बेटा constant मैग्नीट्यूड का होता तो r डॉट dr by dt 0 आया, जब constant डायरेक्शन का है तो r क्रॉस dr by dt 0 आएगा, 0 वेक्टर। हालांकि अभी भी एक बात और है, देखो यहाँ पे लिख दो अगेन, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ, देखो यहीं पे हम बताते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज नॉट गिवन एज कांस्टेंट। बेटा मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं दिया है, सो आर वेक्टर कैन नॉट बी टेकन एज कांस्टेंट वेक्टर। बेटा वही वाली चीज यहाँ भी पता चल गई, कैन नॉट बी टेकन एज कांस्टेंट वेक्टर। दैट इज मतलब कि ऐसी गलतफहमी मत कर देना। मैंने देखा है 90% बच्चों को ये वाला काम करते हुए, ये वाली चीज कि कांस्टेंट डायरेक्शन लिखा है तो डी आर बाई डी टी 0 लिख दिया, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड लिखा है तो डी आर बाई डी टी 0 लिख दिया। ऐसा नहीं करना है। अब सोचना है कि बिना मतलब कि ये कांस्टेंट वेक्टर नहीं है तो आखिर कैसे किया जाए। आपकी बार डायरेक्शन कांस्टेंट दिया, पिछली बार तो मैग्नीट्यूड था। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज नॉट गिवन एज कांस्टेंट, सो आर वेक्टर आर कैन नॉट बी टेकन एज अ कांस्टेंट वेक्टर एंड डी आर बाई डी टी इज नॉट इक्वल टू 0। बेटा अब आप जरूर पॉज करो, भले ही 2 मिनट के लिए पॉज करो और सोचो इस क्वेश्चन में आखिर क्या किया जाए कि काम बन जाए। उम्मीद है कि बेटा आप लोगों ने इसको देखा जरूर होगा, पॉज कर लिया होगा। यहाँ पे मैंने जानबूझ करके हल्का सा मतलब आपको मौका दिया। अब देखते हैं क्या करना है। मैग्नीट्यूड बेटा आर तो आपका कांस्टेंट वेक्टर नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन को, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए एक स्पेशल चीज आपको मैं समझा देता हूँ क्या होती है। वी नो दैट, बेटा सिंपल सी बात, आप ये बताओ कहीं आपने ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए सुना था? मतलब कि यूनिट वेक्टर को आप बेटा किसी वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, यू विल गेट द यूनिट वेक्टर, सुना है ना? तो बेटा इस नज़रिए से हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप। बेटा हम इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि वेक्टर ए इक्वल्स टू नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड विद यूनिट वेक्टर इन इट्स डायरेक्शन, मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप लिख सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट, अच्छा चलो पूरा ही लिख देते हैं, ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए विच इम्प्लाइज दैट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए कैप। वी आर इंटरेस्टेड इन दिस वन। दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ बेटा? इस बात का मतलब ये हुआ कि एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। बेटा उसके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट किसके साथ? प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड विद यूनिट वेक्टर इन इट्स डायरेक्शन, ऐसा लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर इन इट्स डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है इन इट्स डायरेक्शन। बताइए क्या इस प्रोडक्ट से हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस सर, ये तो सिंपल सी लैंग्वेज में पता चल गया। एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड विद यूनिट वेक्टर इन इट्स डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड है, ये यूनिट वेक्टर है। चलो इतनी बातें लिख करके रख लेते हैं, बाद में देखा जाएगा कि इसका कहाँ यूज करना है। अब मुझे बताइएगा यहाँ पर वेक्टर आर जो है,
कैसा दिया हुआ है सर, कांस्टेंट डायरेक्शन का दिया हुआ है। सिंस वेक्टर आर इज ऑफ कांस्टेंट डायरेक्शन, बेटा वेक्टर आर इज ऑफ कांस्टेंट डायरेक्शन, सो आर कैप विल ऑल्सो हैव कांस्टेंट डायरेक्शन। क्या ये बात हमने सही लिखी, बताइए। वेक्टर आर अगर कांस्टेंट डायरेक्शन का है तो आर कैप भी कांस्टेंट डायरेक्शन का होगा, क्योंकि आर कैप और आर की डायरेक्शन सेम होती है। आर कैप क्या यूनिट वेक्टर है विद द हेल्प ऑफ आर वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर निकला, दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर उसकी कांस्टेंट डायरेक्शन है तो इसकी भी कांस्टेंट डायरेक्शन है। यस सर। अच्छा, आर कैप विल ऑल्सो हैव कांस्टेंट डायरेक्शन एंड मॉड ऑफ आर कैप इज ऑलरेडी 1 दैट इज कांस्टेंट। मॉड तो इसका ऑलरेडी 1 है जो कि कांस्टेंट है। hence we can say that ऐसे को we can see that vector r is a constant vector। बताइए, क्या हम बोल सकते हैं कि वेक्टर r एक कांस्टेंट वेक्टर है? बताइए क्यों सर? क्योंकि ना आर कैप के लिए आर कैप की डायरेक्शन कांस्टेंट हो गई है और आर कैप का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो गया है। देखो, आर कैप का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और आर कैप की डायरेक्शन कांस्टेंट है, दोनों चीजें कांस्टेंट होती है तो आर कैप बेटा कांस्टेंट वेक्टर हो जाता है। और कांस्टेंट वेक्टर के लिए आप जानते हो डी आर कैप बाई डी टी की वैल्यू 0 आएगी। इक्वेशन 1 एक इक्वेशन निकाल के हमने रख ली, हो सकता है हमें आगे जरूरत पड़े इस इक्वेशन की। तो यहाँ तक में किसी को दिक्कत बताइएगा। सर अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत होगी। तो डी आर कैप बाई डी टी की वैल्यू हमने 0 निकाल के रख ली। अब बताइए इसके आगे का प्रोसीजर देखें। हाँ सर, अब कोई नई बात देखते हैं इसमें। देखो नाउ हमें जानना है नाउ वेक्टर आर कैन बी रिटन एज वेक्टर आर इंटू आर कैप। बेटा इसी लॉजिक से वेक्टर इक्वल्स टू मॉड इंटू ए कैप है, तो मैंने वेक्टर आर को मॉड आर इंटू आर कैप लिख दिया। कर सकता था यस सर, मॉड आर इंटू आर कैप लिख सकते थे। मॉड आर को और क्या लिखोगे आप? मॉड आर को बता सकते हैं सर? मॉड आर को मैं ना सिंपल आर लिख सकता हूँ। मॉड आर इज नथिंग बट आर। आप ये कह लो कि यहाँ पे मॉड आर, ये तो आर कैप है, मॉड आर इज आर। एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, यहाँ पे मॉड आर की वैल्यू आर लेट कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे लिख लिया आर इंटू आर कैप। ये किसके लिए लिखा है मैंने? मॉड ऑफ वेक्टर आर। यहाँ देखो, ये जो मॉड ऑफ वेक्टर आ रहा है इसको मैंने आर से रिप्रेजेंट कर दिया है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा केवल एक होगा कि हम यहाँ पर एक डेरिवेटिव मुझे चाहिए, वो मैं डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ। देखो, जब वेक्टर आर को मैंने आर इंटू आर कैप लिख लिया, जहाँ हमें मालूम है कि आर इज नथिंग बट द सिंबल ऑफ मॉड आर, मॉड आर का सिंबल आर है, तो आप बताइएगा डी आर बाई डी टी मुझे चाहिए। अब इसके आगे निकालने में दिक्कत हो तो हम यहीं पर निकाल सकते हैं। बेटा डी आर बाई डी टी मुझे चाहिए, देखो तो मैं यहाँ से डी आर बाई डी टी निकालता हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यहाँ पर, इसलिए मैं बेटा थोड़ा धीरे धीरे लिख रहा हूँ आपके लिए। डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू सर डी बाई डी टी ऑफ आर इंटू आर कैप। सर प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा क्या? हाँ बेटा, आर डी आर कैप बाई डी टी और प्लस सर फिर क्या लिखेंगे? डी आर बाई डी टी इंटू आर कैप। देखो, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट फॉर्मूला बार बार लगा दे रहे हैं हम। अच्छा, क्या इसमें से एक चीज पता है सर? इक्वेशन 1 से आपने डी आर कैप बाई डी टी को 0 लिखा है, तो फर्स्ट टर्म विल बी 0। तो बेटा ये वाली चीज आ गई 0 प्लस डी आर बाई डी टी और आर कैप। अब इसको मैं डाल लेता हूँ इक्वेशन 2। अब बेटा आगे इसका मेरे को कहीं ना कहीं यूज करना होगा, डी आर बाई डी टी, ठीक है, कहीं ना कहीं मैं इसका यूज करूंगा। और हमें चाहिए आर क्रॉस डी आर बाई डी टी। अब इसकी वैल्यू देखते हैं कि क्या आने जा रही है। सो द वैल्यू ऑफ आर क्रॉस डी आर बाई डी टी, इसी की वैल्यू निकालनी है ना। कैसे निकालूंगा? बेटा ये पता चला आपको कि पहले तो आर कैप आपका कांस्टेंट वेक्टर था, डायरेक्शन कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो डी आर कैप बाई डी टी 0। और फिर हमने एक लॉजिक लगा करके मैंने बेटा डी आर वेक्टर अपॉन डी टी की वैल्यू डी आर बाई डी टी इंटू आर कैप लिख दी है। जब ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो स्केलर क्वांटिटी है, ऊपर वेक्टर का सिंबल बनाया तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर देखो, मैं इसको आर को लिख रहा हूँ आर इंटू आर कैप, आर इंटू आर कैप। और बेटा डी आर बाई डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये जो डी आर बाई डी टी है सर, ये जो है ना, ये भी तो कोई वेक्टर है, आर क्रॉस डी आर बाई डी टी लिखा हुआ है, तो इस जगह भी कुछ लिखा जा सकता है सर, डी आर बाई डी टी इंटू, और बताइए इस जगह डी आर बाई डी टी को इस जगह पे क्या लिखा जा सकता है? आप सोचो, यहाँ पर भी क्या हम ये कैप वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं? अगर कर ले जाएंगे तो काम बन जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा ये जो डी आर बाई डी टी है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? पहले तो इसका मैग्नीट्यूड बताओ सर। मैग्नीट्यूड तो इसका डी आर बाई डी टी ही होना है, डी आर बाई डी टी। और बेटा डायरेक्शन क्या होगी इसकी?
सर जो आर वेक्टर की डायरेक्शन है वही आर कैप की डायरेक्शन, मतलब यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन में क्या दिखाई देगा आपको? सर यूनिट वेक्टर भी सेम ही होता है उस डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर इज अगेन आर कैप। अगर मैं यूनिट वेक्टर को भी सेम ऐसे रख दूं तो देखो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, ये किसके लिए लिखा गया है? मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। सर ये इसके लिए ये वाली चीज लिखी है आपने, और डी आर बाई डी टी के लिए यहाँ के लिए बेटा ये वाली चीज मैंने लिख दी, उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर आपको दिख रहा है आर कैप। अब मैं आपस में रीअरेंज करूंगा अगर इन दोनों को, तो आपको कुछ रिजल्ट आता हुआ दिखाई देगा। देखो ये वाली चीज को हमने आर और डी आर बाई डी टी जो स्केलर क्वांटिटी है वो तो ऐसे ही लिख दी, आर और डी आर बाई डी टी, और ब्रैकेट के अंदर आर कैप क्रॉस आर कैप ऐसा कुछ आया। बेटा किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो क्रॉस प्रोडक्ट के बीच में ए क्रॉस बी में होता था मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इनटू एन कैप। बेटा साइन थीटा में अगर थीटा की वैल्यू 0 है, मतलब पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट या कोइंसिडेंट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है, तो आर कैप वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आर कैप वेक्टर से देखोगे तो ये आपको 0 वेक्टर आता हुआ दिखाई देगा। हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट hence we have proved that r cap cross dr by dt इक्वल्स टू, बेटा यहाँ देखो 0 वेक्टर आ गया, और यही चीज हमको प्रूफ करना था, तो इसको किसी और कलर के पेन से हाईलाइट कर देते हैं। ये देखो प्रूफ हो गया। कब प्रूफ हुआ? जब आर टी इज अ वेक्टर विद कांस्टेंट डायरेक्शन, तो आर क्रॉस डी आर बाई डी टी आपका 0 वेक्टर है। पूरा सा फिर से पॉज करके नए सिरे से रफ कॉपी पे खुद से करिएगा, तभी बेटा बात क्लियर होगी। यहाँ हो सकता है बेटा आप लोग को एक स्टेप में प्रॉब्लम हो रही हो क्या, कि सर ये तो हमें समझ में आ गया, आर वेक्टर को लिखा है आर इंटू आर कैप मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। सर ये डी आर बाई डी टी ये कैसे आ गया? अरे बेटा इक्वेशन 2 में अभी लिखा तो है डी आर बाई डी टी को प्रूफ करा है डी आर बाई डी टी इंटू आर कैप। ये देखो ये प्रूफ कर रखा है डी आर बाई डी टी इंटू आर कैप। चलो आपके लिए रीजन लिख देते हैं कि ये वाली चीज कैसे आ गई, बाई इक्वेशन 2 है ना, और इस चीज को आपने कॉमन सेंस से यूज कर लिया था कहीं भी, अभी कहाँ यूज करा था? अच्छा ये जो बार बार यूज करता है आर इंटू आर वेक्टर विल बी इक्वल टू आर वेक्टर इंटू आर कैप, तो आर वेक्टर को देखो आर वेक्टर इंटू आर कैप। अब क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का सेम है तो 0 आ गया। ओवरऑल देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पुराना वाला तो इजी था डॉट प्रोडक्ट वाला, क्रॉस प्रोडक्ट वाले में 1 बाई 1 फिर से सुन लेते हैं। कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज नॉट अ कांस्टेंट, नॉट गिवन एज अ कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, खाली डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो इसको आप कांस्टेंट वेक्टर मत ले लेना, मतलब डी आर बाई डी टी 0 नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बेटा डी आर कैप बाई डी टी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर आर की डायरेक्शन कांस्टेंट है तो आर कैप की डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगी, और हमें मालूम है आर कैप का मैग्नीट्यूड अपने आप ऑब्वियसली कांस्टेंट होता है क्योंकि वो 1 होता है हमेशा। तो आर कैप के लिए अगर मैं देखूं कहाँ गया वो आर कैप, बेटा आर कैप के लिए ये आर कैप एक कांस्टेंट वेक्टर की तरह ट्रीट हो रहा है, क्योंकि डायरेक्शन तो उसकी कांस्टेंट डायरेक्शन है, क्योंकि जो आर वेक्टर की डायरेक्शन है वही आर कैप की डायरेक्शन है, और मैग्नीट्यूड ऑलरेडी कांस्टेंट, तो इसलिए बेटा डी आर कैप बाई डी टी 0 ले सकते थे। अब मैंने एक दिमाग लगाया, मैंने कहा कि हम जानते हैं कि एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड विद यूनिट वेक्टर इन इट्स डायरेक्शन। तो बेटा वेक्टर आर को भी इसी तरह से लिखा जा सकता था, मॉड ऑफ आर इंटू आर कैप से। मॉड ऑफ आर को सिंबल के फॉर्म में मैंने आर लिख दिया है, वरना बार बार मॉड लिखने में कंफ्यूजन होने के चांस थे। आर इंटू आर कैप। अब बेटा मैंने डिफ्रेंशिएशन करा प्रोडक्ट फॉर्मूले से, तो पहला वाला टर्म डी आर कैप बाई डी टी आप 0 प्रूव कर चुके हैं, तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू ये आ गई। इक्वेशन 2 अपने पास रखे रहिए। अब मुझे जो चाहिए था उसको देखते हैं, हमें चाहिए था आर क्रॉस डी आर बाई डी टी की वैल्यू 0 प्रूव करनी है, तो आर क्रॉस डी आर बाई डी टी, आर को तो मैंने कॉमन सेंस से लगाया आर वेक्टर इंटू आर कैप, और डी आर बाई डी टी को बेटा मैंने इक्वेशन 2 यूज कर ली, देखो ये वाली इक्वेशन 2। अब दोनों को रीअरेंज कर रहे हैं तो आर कैप क्रॉस आर कैप का क्रॉस प्रोडक्ट 0 ही होगा, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। बस ये प्रूफ हो गया। तो 2 अच्छी थ्योरम आपने प्रूव कर ली। इसके बाद अगला आता है बेटा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के फॉर्म में जब आपको फंक्शन दिया हो तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाए, तो बेसिक एजम्पशन तो ये है कि बेटा ये सब लिखे हुए क्यों है, वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, आपका रिवीजन जल्दी हो जाए, बस इसलिए। देखो वेक्टर आर इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वेक्टर आर इज अ फंक्शन ऑफ टी रिप्रेजेंट्स द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी मूविंग पार्टिकल। बेटा कोई पार्टिकल मूविंग होगा तभी तो उसमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन के चांस हैं। स्टेगनेंट है, स्टिल है कोई पार्टिकल, तो कहाँ उसमें वेलोसिटी आएगी, कहाँ एक्सेलरेशन आएगा, इसलिए मूविंग पार्टिकल लिया हुआ है। तो उसको बेटा वेक्टर के फॉर्म में उसका जो है पोजीशन वेक्टर आपको दिया था किसी पॉइंट पर, मतलब किसी पॉइंट टी पर अगर मैं देखूं तो उसकी लोकेशन किस तरह
से डिफाइन की जा रही है, आर इज अ फंक्शन ऑफ टी में। कह रहे हैं वेलोसिटी क्या कह रहे हैं, रिप्रेजेंट द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी मूविंग पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब की बार वेलोसिटी वगैरह इसलिए मैंने टाइम लिया, अदरवाइज अभी तक मैं टी को एक स्केलर वेरिएबल ले रहा था, लेकिन बेटा अब वेलोसिटी एक्सलेशन के केस में मुझे टाइम ही लेना पड़ेगा। अब वेलोसिटी क्या है देखो, लेट आर में स्मॉल इंक्रीमेंट, इसका हल्का सा हिंट मैंने दिया था, डेल्टा आर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन टाइम डेल्टा टी टाइम बेटा थोड़ा सा स्मॉल इंक्रीमेंट इन टी में डेल्टा टी है, और उसमें बेटा आर में हल्का सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है डेल्टा आर का, तो डेल्टा आर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन टाइम डेल्टा टी। देन आप मुझे बताओ एवरेज velocity of particle, average velocity of particle in during this time, in this time बेटा इस टाइम में एवरेज वेलोसिटी बताइए क्या होगी। सर एवरेज वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिफरेंस, तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी है ना। क्या होता है, अरे स्पीड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही तो होता है, तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी कह दिया। लेकिन ये तो बेटा एक छोटे से डेल्टा टी में छोटा सा इंक्रीमेंट हुआ था तब, अगर इसे जनरलाइज सेंस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखनी पड़े तो बेटा ये डेल्टा टी का इंक्रीमेंट है, ये नेग्लिजिबल होना चाहिए। तो डेल्टा टी नेग्लिजिबल होगा तो मतलब उस फ्रैक्शन ऑफ टाइम में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी, वो कैसे आएगी। हेंस इन जनरल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एट पी इज गिवन बाई, बेटा हम क्या करेंगे, लिमिटिंग केस निकालेंगे इसी चीज का, डी आर बाई डेल्टा टी, और जब क्या है डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो देखो बहुत स्मॉल इंक्रीमेंट टाइम में हुआ है, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं सर, डी आर बाई डी टी कहते हैं। देखो वेलोसिटी आ गई। एक्चुअल में बेटा आपके सेमेस्टर एग्जाम में जैसे वेक्टर डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन पूछी जाती है, ऐसे आता है एक्सप्लेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स, तो वेक्टर्स के फॉर्म में वेलोसिटी एक्सेलरेशन दिखाना है, तो मैंने यही सब आपको लिख देना है, दिमाग में बैठा लीजिएगा, आपको 1 या 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, और बेटा इसकी इस वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, एंड डायरेक्शन ऑफ, कलर चेंज ना करें, एंड डायरेक्शन ऑफ दिस वेलोसिटी वेक्टर, बेटा डायरेक्शन ऑफ दिस वेलोसिटी वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, इज इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग पार्टिकल, बेटा जो मूविंग पार्टिकल के डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में होगा, इज इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग पार्टिकल, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी में, मतलब अगर कर्व के फॉर्म में तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाने लगता है। देखो क्या ये वाली चीज मैंने अभी कहीं बताई थी आपको, हाँ सर पीछे आपने हल्का सा हिंट दिया था इसका, बेटा मैं बता देता हूँ कहाँ वो हल्का सा हिंट दिया था, अभी मैंने पीछे कहीं लिखा था, ये देखो यहाँ पे देखो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो विल बी इक्वल टू डी आर बाई डी टी लिखा हुआ था ना। जब ये टी टाइम हो जाएगा तो फिर ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने लगेगा। अच्छा, अब बेटा आते हैं वो डायरेक्शन के बारे में जो बातें हो रही थी, क्या था, हाँ इट्स डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ दिस वेलोसिटी वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, बेटा टेंजेंट की डायरेक्शन में देखो करो, अगर ऐसे कोई घूम रहा होता है तो जब छोड़ते हैं तो टेंजेंट की डायरेक्शन में भागता है, तो इज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट पी, ये आपको वेलोसिटी की एक डेफिनेशन बन गई। हालांकि क्वेश्चन करने में मजा नहीं आता एग्जाम में, लेकिन बेटा आजकल लोग ना सेमेस्टर एग्जाम वाले लोग ये पूछने लगे हैं छोटी छोटी डेफिनेशंस, बच्चों को पता है कि नहीं। ऐसे ही जरा एक्सेलरेशन की बात करते हैं, जैसे हमने कहा था डेल्टा आर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन टाइम डेल्टा टी, ऐसे ही बेटा मैंने लिखा है डेल्टा वी इज द चेंज इन वेलोसिटी वी में चेंज इन वेलोसिटी वी ड्यूरिंग द टाइम डेल्टा टी। बेटा मान लो क्या होता था, याद कीजिए, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, याद होता था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल से आपका बेटा एक्सेलरेशन मिलता था, इसलिए मैंने चेंज इन वेलोसिटी को v की जगह डेल्टा v लिखा है। किस टाइम में वेलोसिटी चेंज हुई, सर डेल्टा टाइम में चेंज हुई। देन फिर से वही चीज, अगर मैं जैसे एवरेज वेलोसिटी लिखा था ऐसे ही मैं लिखूं एवरेज एक्सेलरेशन, देन एवरेज एक्सेलरेशन एंड एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन दिस टाइम, तो क्या दोगे इस चीज को, सर जब आप चेंज इन वेलोसिटी लिख ही दिया आपने तो ये तो डेल्टा भी होगा, कितने टाइम में हुआ, डेल्टा टी टाइम में। फिर वही बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देखना है हमको, डेल्टा टाइम मान लो, डेल्टा टाइम भी बहुत बड़ा है, उसको मिनिमम कर दो जितना मिनिमम, तो वो इंस्टेंटेनियस आ जाएगा। तो बेटा क्या करेंगे, हेंस इन जनरल एक्सेलरेशन विल बी गिवन एज, सर वही लिमिट लगा देंगे, लिमिट और डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो,
और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो बेटा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी को आप लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी। अब डी वी बाई डी टी को कुछ और भी कर सकते हैं क्या सर, डी अपॉन डी टी, और डी वी बाई डी टी को हम लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी। देखो डी वी बाई डी टी कहाँ लिखा हुआ है, डी वी बाई डी टी, सॉरी वी की जगह डी आर बाई डी टी हुआ है बेटा, वी की जगह डी आर बाई डी टी हो गया। तो ये दोनों मिला करके आपने कहीं सुना था कि सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन जो है वो एक्सेलरेशन को दिखाता है, इसलिए सुना था आपने। देखो एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले दिख रहे हैं, या तो आप डी वी बाई डी टी कर लो या डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर कर लीजिए, है ना, दोनों ही फॉर्मूले दे दीजिए। मतलब क्वेश्चन न जाने किससे हो जाए, क्वेश्चन करोगे तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन थ्योरी बनाने में बड़ा टेंशन होता है। तो थ्योरी मैंने सिस्टमेटिकली लिख दी है, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ। देखो ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इस समय, और इस तरह से आप इसकी पढ़ाई कर लो। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये कि वेलोसिटी बताओ, एक्सेलरेशन बताओ, तो इस तरह से लिख देना। पता सबको है लेकिन लिखना मुश्किल होता है, तो बेटा वो लिख दिया हमने। अब बढ़े आगे। सर अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। हाँ बेटा आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लो जी, क्वेश्चन कैसे कैसे किए जा सकते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर ले। आज के सेशन में मुझे यही से पढ़ाना था, वेक्टर डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी वेक्टर, कांस्टेंट वेक्टर, थ्योरम्स, 2 थ्योरम पढ़ाई हैं, वेलोसिटी निकालना, एक्सेलरेशन निकालना, या फिर कंपोनेंट निकालना सिखा देंगे। अभी अगले लेक्चर में बेटा आपका ग्रेडियंट और डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा डिस्कस। तो पढ़ो जरा। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व हुज पैरामीट्रिक इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ टाइम टी इज दिस। बेटा एक्स वाई जेड दिया हुआ है और पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स दिए, मतलब पहले पोजीशन वेक्टर लिखना पड़ेगा आपको पार्टिकल का। अच्छा, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल्स टू 2, ऑल्सो फाइंड देयर मैग्नीट्यूड। अच्छा, उनके मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो देखो सबसे पहले बेटा आपको पोजीशन वेक्टर लिखना पड़ेगा। लेट r इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ एनी मूविंग पार्टिकल पी। तो बेटा इन्होंने मूविंग पार्टिकल लिख दिया, उसका बेटा पोजिशन वेक्टर एक्स आई वाई जे जेड के है। ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूले की तरह देख लो। अब एक्स वाई और जेड की वैल्यू बेटा आपको दी गई है, तो वो वाली वैल्यूज आप क्वेश्चन से उठा करके यहाँ रख देंगे। तो सिंपल सी बात, आपका जो फंक्शन बच गया वो बच गया 3t स्क्वायर आई कैप, फिर लिख देंगे बेटा सॉरी खाली टी स्क्वायर है शायद, टी स्क्वायर माइनस 2t टाइम्स जे कैप, और फिर लिख देंगे प्लस टी क्यूब टाइम्स के कैप। बेटा ये पता चल गया इक्वेशन 1, या चलो ना भी डालो इसे इक्वेशन 1। आर वेक्टर आ गया। आपको मालूम है वेलोसिटी कैसे डिफाइन की जाती है सर, वेलोसिटी तो डिफाइन की जाती है डी आर बाई डी टी से। तो सीधे सीधे हम डी आर बाई डी टी निकाल लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो डी आर बाई डी टी बेटा टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो इसको, पहले वाले को, फिर टी के रिस्पेक्ट में दूसरे वाले को, और फिर बेटा टी के रिस्पेक्ट में ही तीसरे वाले को। तो देखा जाए 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6t। अच्छा, और बेटा इसका डिफरेंशिएशन सर 2t माइनस 2, और बेटा टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर। लो जी आ गया। इसी जगह से अगर मेरे को t इक्वल टू उस पर पूछा था बेटा, वेलोसिटी आपसे पूछा था डी आर बाई डी टी एट t इक्वल्स टू 2, तो ये वाली वैल्यू रख दो जरा कितनी आने जा रही है। तब तक बेटा हम दूसरा डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर भी निकाल ले जाते हैं। और यहाँ देखो सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन करना था एक्सेलरेशन के लिए, तो ये खाली 6 बचेगा, 6i प्लस 2j और प्लस बेटा 6t टाइम्स k। अब इस जगह से भी बेटा हमको ना वो भी पता चल जाएगा, d2r ओवर dt स्क्वायर एट t इक्वल्स टू 2। तो चलो ये दोनों वैल्यू जल्दी जल्दी बताइए हमें, उम्मीद है कि मतलब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो डी आर बाई डी टी टी इक्वल्स टू 2 पे रखो बेटा, टी इक्वल्स टू 2 रखोगे तो 12i कैप, टी इक्वल्स टू 2 रखो, 2 जो 4 माइनस 2, तो बेटा 2j कैप, और फिर से रखो 2 दूनी 4 3 12 प्लस 12k कैप। बेटा ये रहा पहले वाले पार्ट का आंसर, और दूसरे वाले पार्ट का आंसर देखें तो टी इक्वल्स टू 2 इसमें रखना था, 6i प्लस 2j और प्लस 6 2 जा 12k। लो जी निकल आया फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्या इन्होंने मैग्नीट्यूड भी पूछा था? यस सर, मैग्नीट्यूड भी पूछा हुआ है। तो बेटा ये जो अगला पार्ट है उसमें मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे सर? वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ डी आर बाई डी टी, मॉड निकालना है बेटा। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका तो हमें बहुत छोटे से पता है कि उसके कंपोनेंट का स्क्वायर करके सम करो, इसका स्क्वायर रूट ले लो। तो बेटा पहले वाले का मैग्नीट्यूड आएगा 12 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो कुल मिला करके 144, 288, 292, 292 इसका आंसर है। और बेटा यहाँ पर 12 144, 180
और 184 184, देखो यही आ रहा है 292 एंड 184, आंसर आ गया आपका। तो कुल मिला के बेटा क्वेश्चन करना इजी था। हाँ, जब थ्योरम बना रहे, सॉरी, जब वो कर रहे थे, थ्योरी लिख रहे थे, वो थोड़ा मुश्किल काम था। वो जो दूसरी वाली थ्योरम प्रूफ करी थी वो तो बहुत ही टेढ़ी थी। खैर, उसको आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बेटा मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। कभी कभी ना क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। देखो ये रहा क्वेश्चन, कह रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू द कर्व। अब बेटा टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालना है एट टी इक्वल टू 1 एंड एट टी इक्वल टू 2। टेंजेंट के बीच का एंगल निकालना है। कैसे निकालें सर टेंजेंट के बीच का एंगल? तो इसका मतलब सर जो टेंजेंशियल वेक्टर आता है, टेंजेंशियल वेक्टर उनके बीच का एंगल चाहिए। आप बताओ टेंजेंशियल वेक्टर किसे कहते थे हम लोग? सर आपने एक जगह डायग्राम में बताया था टेंजेंशियल वेक्टर, दिखाऊं? टेंजेंशियल वेक्टर कहीं डायग्राम में दिखाया था शायद, देखो शुरू में बताया था। ये देखो, ये देखो, ये पी पॉइंट है, इस पे टेंजेंट की डायरेक्शन में जो वेक्टर गया वो dr बाई डी टी है, जिसको आप वेलोसिटी कह रहे थे। वो अगर हम नॉर्मली वेक्टर के फॉर्म में देखें तो वो टेंजेंशियल वेक्टर है dr बाई डी टी। तो बेटा इसका मतलब उन दोनों के बीच का ही एंगल चाहिए। तो आप दोनों के लिए बेटा जरा dr बाई डी टी निकालो, जरा देखें तो आपसे निकलता है कि नहीं। ये है क्वेश्चन, फटाफट निकालिए। फिर से आप वीडियो पॉज करके 1 मिनट को पॉज करके सोच तो सकते हो एटलीस्ट कि कैसे करना है। सोच लिया पॉज करके? हाँ तो बेटा फटाफट फिर आंसर कर दिया जाए। देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। सबसे पहले बेटा टेंजेंशियल वेक्टर निकालते हैं। टेंजेंशियल वेक्टर, टेंजेंशियल वेक्टर इज dr बाई डी टी। अब बेटा dr बाई डी टी किसका? ये जो दिया हुआ था इसका dr बाई डी टी। तो सर ये हो जाएगा 2t टाइम्स आई कैप, और फिर होगा -2 टाइम्स जे कैप, और प्लस 3t² टाइम्स के कैप। ये है बेटा आपका टेंजेंशियल वेक्टर। लेकिन आपको t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 2 पे निकालना है। तो एक काम करते हैं, लेट वेक्टर a इक्वल्स टू dr बाई डी टी एट t इक्वल्स टू 1, ये देख लो कितना है, एंड वेक्टर b इक्वल्स टू dr बाई डी टी। बेटा यहाँ पे देख लेते हैं, एंड वेक्टर b इक्वल्स टू dr बाई डी टी एट टी इक्वल्स टू 2, 1 और 2 पे चाहिए था ना। तो फटाफट बेटा इन दोनों की वैल्यूज बताइए, टी इक्वल्स टू 1 और टी इक्वल्स टू 2। सर यहाँ पे रख दो, टी इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो 2i माइनस 2j, और फिर बेटा यहाँ पे क्या होगा +3k। अगर t इक्वल्स टू 2 रख देते हैं तो सर ये हो जाएगा 6i माइनस 2j, और बेटा 2 दूनी 4 3 12, तो 12k कैप। इतना सही है? सर ये 6 नहीं होगा, ये 4 होगा। t इक्वल्स टू 2 रखने पर ये 4 होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4i माइनस 2j प्लस 12k। ठीक हो गया। चलो अब क्या करें बेटा, दोनों के बीच का एंगल चाहिए। तो मॉड ऑफ ए बताइए क्या है? सर इसका मॉड √2² प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3²। सर 3 3 9 और 4 4 8, 9 और 8 17, 17। अच्छा बेटा मॉड ऑफ बी बताइए इसमें, मॉड ऑफ बी √, सर 4² प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। हाँ जी, 144, 4 चौक 16, 4 20, 164, 164 इतना कुछ आ रहा है। एक चीज और बता दीजिए मुझे, ए डॉट बी। बेटा ये बताओ ए डॉट बी क्या होगा? बेटा डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका आपने सीखा होगा 11th-12th क्लास में। ए डॉट बी A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। मैं काम करता हूँ, मैं पूरा लिख देता हूँ जिससे अगर किसी बच्चों को नहीं भी पता है तो वो काम कर पाए। ए डॉट बी बेटा इन दोनों A1 और B1, तो देखो 2 × 4 प्लस A2 B2 -2 और -2, -2 और -2 प्लस A3 B3, सर 3 और 12, ये कितना आ रहा है सर? 12 36, 4 दूनी 8 प्लस 4 12, और 12 3 36, 36 और 44 4 48, 48। ए डॉट भी आ गया। अब मुझे बताइए हम डॉट मतलब एंगल कैसे निकालें? बेटा दोनों टेंजेंशियल वेक्टर्स के बीच का एंगल ही होगा एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। अच्छा सर, तो देखो वी नो दैट, अब एक चीज और पता है आपको, वी नो दैट ए डॉट बी, हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला ही इसलिए है, मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। तो बेटा ए डॉट बी कितना था सर? 48। व्हाट इज √17, व्हाट इज मॉड बी सर? 164, और कॉस थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स, और कैलकुलेटर में ये वैल्यू डाल के बेटा आंसर आ जाता है 48 अपॉन √17 और √164। देखो वही आ रहा है
√17 ऐसे 141, इसमें से 4 कॉमन आएगा, मतलब 2 आ जाएगा। पॉज हो गया, वीडियो लग रहा है, रुको, वीडियो लग रहा है, पॉज हो गया। हेलो 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 हेलो, अब सही है। बेटा देखो, पॉज हो गया था, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे इस कैमरे में कुछ इशू है, कभी कभी हल्का सा फ्रीज हो जाता है, ये ऑडियो आता रहता है। तो देखना, ए डॉट बी इक्वल्स टू, आपने कहाँ तक देख लिया था, पता नहीं कहाँ तक देख लिया था बेटा। ये देखो ए डॉट बी के हिसाब से चल रहे हैं हम जरा, तो आपने मॉड ए मॉड बी और ए डॉट बी सब निकाल लिया था। ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है। यहाँ पे ए डॉट बी की वैल्यू 48, मॉड ए √17 है, मॉड बी √164 है, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स में आ गया। और ये चाहो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, यहाँ से बेटा 2 बाहर आएगा, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 √17 और √14। लो जी, आंसर मैच कर गया आंसर, और मैच ही कराना टारगेट था। यस सर, ठीक है। तो एंगल निकालने का तरीका ये हो गया। वेलोसिटी एक्सेलरेशन तो आपने देख ही लिया था बेटा। अगले पे चलते हैं, ये लो, अब एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि शायद ये लास्ट क्वेश्चन हो फिलहाल के लिए, और फिर होमवर्क क्वेश्चन भी आपको करवाने हैं। बेटा लिखा है सो दैट इफ वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए साइन ओमेगा टी प्लस वेक्टर बी कॉस ओमेगा टी, कह रहे हैं वेयर ओमेगा इज अ कांस्टेंट एंड वेक्टर ए वेक्टर बी आर कांस्टेंट वेक्टर। अच्छी बात है भाई, ये दोनों कांस्टेंट वेक्टर हैं। अगर ये कांस्टेंट वेक्टर कहीं इनका डिफरेंशिएशन निकालने को आ गया बीच में, तो जीरो लिख देंगे हम, डी ए बाई डी टी एंड डी बी बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो, अगर आ गया तो कहीं। अच्छा, और डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, अच्छा ये प्रूफ करना है, इन दोनों को प्रूफ करना है बेटा। दोनों कांस्टेंट वेक्टर है, इसका मतलब डी ए बाई डी टी और बेटा डी बी वेक्टर ओवर डी टी, दोनों की दोनों कैसे, जीरो। चलो प्रूफ करते हैं भाई इसको सोल्यूशन में, कि मतलब इसकी वैल्यू ये आएगी कि नहीं आएगी। बेटा वेक्टर आर दिया हुआ है, हमको पहले क्या निकालना होगा, डी आर बाई डी टी निकालना होगा। तो लाइए डी आर बाई डी टी, तो बेटा डी बाई डी टी और ब्रैकेट देखो वेक्टर ए साइन ओमेगा टी प्लस वेक्टर बी और कॉस ओमेगा टी, लिख सकते थे वेक्टर ए साइन ओमेगा टी, वेक्टर बी कॉस ओमेगा टी। प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, हाँ सर प्रोडक्ट फॉर्मूला, तो इसमें भी प्रोडक्ट फॉर्मूला, इसमें भी प्रोडक्ट फॉर्मूला। चलो लगा देते हैं, वेक्टर ए और बेटा साइन ओमेगा टी का सर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, अच्छा प्लस, और फिर बेटा फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 और साइन ओमेगा टी। ये तो आपने क्या करा, खाली फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करा है। अब सेकंड फंक्शन का, इसका वेक्टर बी में, तो सर वेक्टर बी कॉस ओमेगा टी का माइनस ओमेगा और साइन ओमेगा टी, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, और फिर बेटा प्रोडक्ट फॉर्मूले से प्लस यहाँ पे लिख देंगे 0 टाइम्स कॉस ओमेगा टी। और सर ये कैसे, ये 0 कैसे हो रहा है बेटा, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, जो कि 0 0 दिया हुआ है, इन्होंने कहा था कांस्टेंट वेक्टर है। अच्छा, इसको रीअरेंज करने के बाद ये वाला केवल इतना आ गया ओमेगा वेक्टर ए कॉस ओमेगा टी, और बेटा इधर से माइनस ओमेगा और वेक्टर बी, बेटा एक काम करते हैं, सब में से कॉमन ही कर लेते हैं, तो ओमेगा कॉमन आ रहा है, तो ए कॉस ओमेगा टी, ये तो है माइनस वेक्टर बी और साइन ओमेगा टी। बेटा मान लो अगर ये वाली चीज इक्वेशन 1 थी, दिस इज इक्वेशन 1, तो इसको इक्वेशन 2 मान लिया है। अब क्या करें बेटा, इसी जगह पर डी आर बाई डी टी, आर का डी आर बाई डी टी से क्रॉस प्रोडक्ट देख सकते थे, यहीं पे लगे हाथ। नहीं सर, एक बार काम करें, चलो देख लेते हैं, डी आर बाई डी टी, और इसी जगह पर हम डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर भी निकाल के रख लेते हैं, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर। तो बेटा आप जानते हो वेक्टर ए का डिफरेंशिएशन करना नहीं है, तो सीधे सीधे ओमेगा तो कांस्टेंट है, कॉस ओमेगा टी का माइनस वेक्टर ए ओमेगा और बेटा साइन ओमेगा टी और प्लस, और सॉरी माइनस ही रहेगा, माइनस वेक्टर बी, और ये हो जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब मैं प्रोडक्ट फॉर्मूला नहीं लगा रहा, क्योंकि मैंने लगा के दिखा दिया आपको। इस जगह से कुछ कॉमन आएगा क्या, बताइए सर, फिर से कॉमन, माइनस ओमेगा कॉमन आ जाएगा, माइनस ओमेगा, तो ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। अब ये दोनों वेक्टर हैं, क्या यही लिखा था ए साइन ओमेगा टी बी कॉस ओमेगा टी, सर ये तो माइनस ओमेगा, पहले से भी तो एक ओमेगा था, तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और दिस इज वेक्टर आर
d2r/dt²। बेटा ये वाला चीज प्रूफ हो गई। देखो सेकंड वाला पार्ट तो पहले ही प्रूफ हो गया। ये बार बार पॉज हो जा रहा है वीडियो। हे भगवान, बच्चे भी क्या करें बेचारे, होना नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन बार बार फ्रीज हो जा रहा है बेटा वीडियो। चलो एक बार और हो गया। पूरा लिख के दिखाऊं क्या फिर से? एक काम करता हूँ, लिख के ही दिखा देता हूँ, क्योंकि फ्रीज तो हो ही गया था, है ना। फिर से दिखा देता हूँ भाई, देखो जल्दी जल्दी। कैसे दिखाऊं, कैसे दिखाऊं? इसको यहाँ से मिटा दूं क्या? हाँ सर, इतना ही पूरा मिटाइए, क्योंकि बच्चे जब तक इतनी जल्दी जल्दी फ्रीज होना नहीं चाहिए था बेटा। चलो वीडियो फ्रीज हो जा रहा था तो आप लोग देख नहीं पाएंगे। यहाँ तक का चीज आपने शायद देख लिया था। देखो ये मैंने dr/dt निकाला, आर वेक्टर ये दे हुआ है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, जो कि 0 है, वो जो da/dt 0 होने की वजह से। फिर बेटा इसमें भी प्रोडक्ट फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, वेक्टर v का डिफरेंशिएशन 0। सब कुछ रीअरेंज करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी कितनी, यहाँ से 0 0 सब हटा दो तो ओमेगा कॉमन आ जा रहा है। आप कह सकते हो a cos ओमेगा t और प्लस वेक्टर b और साइन ओमेगा टी। बेटा इसको इक्वेशन 2 डाल देते हैं, इक्वेशन 1 पहले से दी हुई है तो dr/dt आ गया। अब चलो d2r/dt², जरा देखें फिर से हम प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। क्यों लगाएंगे प्रोडक्ट फॉर्मूला? वेक्टर ए का तो 0 हो ही रहा है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। ओमेगा बेटा कॉस ओमेगा टी का माइनस वेक्टर ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस वेक्टर बी ओमेगा और कॉस ओमेगा टी। बेटा यहाँ से क्या होगा कॉमन? सर माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन आएगा क्या? माइनस, अच्छा ये प्लस था और वो वाला माइनस भी तो था, ये ऑलरेडी माइनस था, तो साइन ओमेगा टी में ये माइनस है, माइनस है। तो बेटा पूरे में से देखो माइनस कॉमन आ गया और अंदर बचा है ए साइन ओमेगा टी और प्लस बी कॉस ओमेगा टी। बेटा ये क्या है सर? ये तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और वेक्टर आर है। देखो प्रूफ हो गया, ये वाला पार्ट बेटा प्रूफ हो गया। तो d2r/dt², देखो आंसर आ गया भाई, सेकंड वाले पार्ट का आंसर। अब बेटा फर्स्ट वाले पार्ट के लिए भी हमें देखना पड़ेगा। इन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट बोला है वेक्टर आर और वेक्टर dr/dt का, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ही हो जाएगी ये वाली चीज। देखिए बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बेटा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखते हैं क्या है इक्वेशन 1, वो रही सर। तो आर वेक्टर क्रॉस dr/dt, आर वेक्टर क्रॉस dr/dt। अब बेटा क्रॉस प्रोडक्ट देखना है तो वेक्टर्स के बीच में ही क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन है, स्केलर्स के बीच में तो है नहीं। तो वहां से बेटा वेक्टर ए है, वहां से साइन ओमेगा टी है और यहाँ पे कॉस ओमेगा टी है। अब क्या किया जाए सर? ए का ऐसे एक काम करते हैं, पूरा लिख ही दिया जाए इसको, वरना कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक हो जाएगी भाई। और प्लस वेक्टर बी और कॉस ओमेगा टी, ये तो वेक्टर आ रहे हैं। और बेटा dr/dt, सर dr/dt है ओमेगा के साथ होगा ये ओमेगा इंटू वेक्टर ए कॉस ओमेगा टी, वेक्टर ए कॉस ओमेगा टी और माइनस ओमेगा और वेक्टर बी साइन ओमेगा टी, वेक्टर बी साइन ओमेगा टी। ओमेगा तो है ही, चलो ओमेगा तो समय से कॉमन आ जाएगा। बेटा क्रॉस प्रोडक्ट किसके बीच में डिफाइन है? सर वेक्टर्स के बीच में डिफाइन है, तो वेक्टर ए वेक्टर बी के हिसाब से ही होगा, मल्टीप्लाई करता है। अच्छा एक और बात है, ए क्रॉस ए क्या होता है और बी क्रॉस बी क्या होता है? सर 0 होता है ए क्रॉस ए बी क्रॉस बी, तो उतना हम छोटी बात लिखेंगे नहीं भाई। देखो ए वेक्टर का ए वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट 0, ए वेक्टर का बेटा बी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहाँ लिखना पड़ेगा माइनस ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी और बेटा ए क्रॉस बी मान लिया। फिर बेटा ऐसे बी वेक्टर का ए वेक्टर के साथ ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और ये है बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए और बी वेक्टर का बी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर, तो ये 0 वेक्टर। अब 0 वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। क्या ओमेगा बेटा कॉमन आ रहा है? हाँ सर ओमेगा तो कॉमन आ रहा है यहाँ से, और ओमेगा कॉमन आ गया। ए क्रॉस बी, अब बी क्रॉस ए को लिखोगे आप तो आप लिख सकते हो ओमेगा माइनस ओमेगा और बेटा ये माइनस ओमेगा अंदर बचेगा ए क्रॉस बी। एक काम करता हूँ पहले पूरा लिख ही लेता हूँ, माइनस ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी ए क्रॉस बी और बेटा यहाँ पर माइनस ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। अब क्या लिखेंगे सर? माइनस ओमेगा
और a क्रॉस b, और यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, सर ये तो 1 हो जाएगा, तो माइनस, अरे वाह आ गया माइनस ओमेगा a क्रॉस b, देखो आ गया आंसर माइनस ओमेगा ऑफ a क्रॉस b, यही तो प्रूफ करना था आपको। हाँ सर ये देखो प्रूफ हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि वेक्टर में डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में आपने वो जो प्रॉपर्टीज थी ना, कम्यूटेटिव लॉ डॉट प्रोडक्ट में लगा दिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसे ही स्प्लिट हो गया था, डी बाई डी टी में, वेक्टर्स में भी बेटा डिफरेंशिएशन स्प्लिट हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट में भी, क्रॉस प्रोडक्ट में भी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में भी, इस तरह की चीज़ें आपने देखी। वो जो शुरू में 5-6 प्रॉपर्टीज़ की एक पिक्चर से दिखाई थी आपको, उसके अकॉर्डिंगली अगर आपने देखा हो तो मतलब भर का बेटा यहाँ पे आपने डिस्कशन कर लिया। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन चाहिए क्या? होमवर्क क्वेश्चन, या फिर बेटा पुराने जो होमवर्क क्वेश्चन हुए थे उनका आंसर दिखा दूं आपको? सर एक काम करो, एक और क्वेश्चन कर ही दो फटाफट, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन चलो यहाँ पे सब कुछ निपट जाएगा। ये है बेटा एक देखो होमवर्क क्वेश्चन, चलो इसको होमवर्क में डाल देते हैं, अगले लेक्चर में इसका यूज होगा तो वहीं पे दिखाएंगे। लाओ इसको मैंने होमवर्क क्वेश्चन में डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो मैं ग्रेडियंट और डायरेक्शनल डेरिवेटिव का लूंगा वहां इसको निपटाऊंगा मैं, क्योंकि इससे रिलेटेड चीजें वहां पे आनी है, इसलिए मैंने होमवर्क में डाल दिया है। चलो आप देख लो इसे, इसको कर लेना, आंसर लिखा हुआ है। अब मैं सीधे उसमें चल रहा हूँ कि होमवर्क क्वेश्चन जो लास्ट लेक्चर के थे उनका आंसर देखो। होमवर्क क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस लेक्चर नंबर 25, ये 2 क्वेश्चन थे चेंज ऑफ वेरिएबल के, जिसमें जैकोबियन का कॉन्सेप्ट आया था। जल्दी जल्दी इसका आंसर देखते हैं। कह रहे हैं प्रूव दैट द एरिया इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट, बेटा पॉजिटिव क्वाड्रेंट में एरिया चाहिए, ध्यान रखना पॉजिटिव क्वाड्रेंट में, बाउंडेड बाय द कर्व्स दिस 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 एंड दिस। अच्छा इतना है, तो एक काम करते हैं बेटा, यहाँ पे ना अजीब से फंक्शन दिए हैं, लिमिट नहीं लिख पाओगे आप, तो पहले इसमें कुछ एजम्पशन कर लेते हैं हम लोग। देखो एजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट हमने क्या करा, लेट यहाँ पे देखो दिख रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, लेट वाई स्क्वायर अपॉन 4a की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं सर, वाई स्क्वायर अपॉन 4a को u ले लेते हैं, एंड अच्छा ये तो u ले लेते हैं, और साथ में बेटा इधर एक्स वाई और एक्स वाई दिख रहा है, एक्स वाई को v ले लेते हैं, एक्स वाई को v। देखिए इससे फायदा क्या होगा, लेट वाई स्क्वायर अपॉन 4a को u एंड एक्स वाई को v, देन u वेरीज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक सर, ये 4a वाई स्क्वायर अपॉन 4a को मत लो, फिर 4a और 4b है ना, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स को लेना पड़ेगा मेरे बच्चे, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स को लेना पड़ेगा यहाँ, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स को। तो बेटा ये आपका 4a से 4b के बीच में वेरी करेगा, और जब एक्स वाई को ले लेंगे तो बेटा फिर यहाँ पे v कैसे वेरी कर जाएगा सर, v आपका वेरी कर जाएगा c स्क्वायर से d स्क्वायर, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, देखो 4a लिखा है 4b लिखा है, एक्स वाई की जगह सी स्क्वायर, एक्स वाई की जगह डी स्क्वायर, तो इस तरह से वेरिएशन हो गया। यस सर ये एजम्पशन लेकर के अब यहाँ से बेटा एक्स और वाई के फॉर्म में जैकोबियन भी निकालना है। तो बेटा अगर ये मैंने आपके सामने रखा हुआ था तो इस चीज को देख करके वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू आपस में सॉल्व हो पाएंगी क्या? यस सर, इन दोनों को सॉल्व कर लोगे अगर, तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद मुझे एक्स वाई की वैल्यू, हाँ बेटा इन दोनों, ओफो अब मैंने रबड़ नहीं बिठाई, यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में बेटा यही होता है, रबड़ रबड़ का टेंशन रहता है। इन देखो इन दोनों को सॉल्व करके आ जाए ना थोड़ा जल्दी, मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत से बच्चों ने किया होगा ये क्वेश्चन। यहाँ से रीअरेंज करके देखोगे बेटा आपस में डिवाइड, जैसे एक्स की वैल्यू बेटा v अपॉन वाई यहाँ रख दो, तो v अपॉन वाई यहाँ रख दो, तो u की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी y की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब दोनों को सॉल्व करके ये वैल्यू आ रही है। मैं चाहूँ तो सीधे लिख दूँ या करके दिखा दूँ सर? करके ही दिखा दो क्योंकि सोल्यूशन है बेटा। y की वैल्यू v अपॉन एक्स यहाँ पे रख देते हैं, तो लिख देते हैं वाई स्क्वायर अपॉन, या फिर x की वैल्यू रखते हैं v अपॉन वाई इक्वल्स टू u, तो बेटा यहाँ से y क्यूब की वैल्यू u भी आ गई। अच्छा, और उल्टा भी कर सकते थे, अभी मैंने किसकी वैल्यू रखी है सर, x की वैल्यू रखी, अगर मैं y की वैल्यू रखता तो y की वैल्यू बेटा v अपॉन एक्स रखता, तो y की वैल्यू v अपॉन एक्स रख देता तो ये भी तो u होता। अब यहाँ पे बेटा ये क्या आ जाता हमारा सर, ये भी आपका यू क्यू भी आता, नहीं सर एक्स वाई स्क्वायर की वैल्यू ऐसे निकल के आती यू वी। देखो एक्स की जगह मैंने, वाई की जगह मैंने v अपॉन एक्स रख दिया, v अपॉन एक्स, तो किसकी जगह रखा है मैंने, x की जगह मैंने रखा है v अपॉन वाई, पहले v अपॉन वाई रख दिया पहले में, तो यहाँ से आगे वाई क्यूब, और ऐसे ही अगले मैंने y की जगह रखा है, तो y की जगह नीचे ऐसे रखना पड़ेगा। हाँ, y की जगह मैंने रखा है v अपॉन एक्स, तो v अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन x, तो एज इट इज है। और बेटा ये है u,
तो यहाँ से तो वाई क्यूब आपको दिख रहा है, यहाँ से बेटा जरा बता सकते हो क्या हो सकता है ये? सर ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब इक्वल्स टू यू, और वी कैन से दैट एक्स इक्वल्स टू बेटा यहाँ पे अगर देखा जाए कि यू वी स्क्वायर की पावर, या फिर कहिए एक्स क्यूब इक्वल्स टू यू वी स्क्वायर, ये ऐसी चीजें आ गई। अब चलो y की वैल्यू सर u की पावर 1/3, v की पावर 1/3, और यहाँ से x की वैल्यू अगर देखा जाए तो सर u टू दी पावर 1/3 और v टू दी पावर 2/3। हो सकता है बेटा कहीं प्लस माइनस की गलती हुई हो। अच्छा एक्स क्यूब इधर गया, सर u की पावर -1 आएगा ये, तो ये -1/3 हो जाएगा। अब देखें इतना सही लिखा है, x लिखा है u की पावर -1/3, v की पावर 2/3। देखो u की पावर -1/3, v की पावर 2/3, 1/3 1/3 बिल्कुल सही है। तो बेटा ये बिल्कुल सही है। अब देखो सिंस यहाँ पर हमें जैकोबियन क्यों निकालना है बता देता हूँ। पहले जैकोबियन निकाल लो, एक्स वाई आर दी फंक्शंस ऑफ यू वी, जहाँ पे बेटा u यहाँ से निकाल जाएगा, v यहाँ से निकाल जाएगा, डिवाइड करके निकाला है बस और कुछ नहीं। तो बेटा यहाँ जैकोबियन किसका किसके रिस्पेक्ट में? सर एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ट्रांसफॉर्म्स इनटू यू वी कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो जैकोबियन भी इसी का निकलेगा। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला कुछ याद है? सर फॉर्मूला होता है एक्स यू एक्स वी और वाई यू और वाई वी, ये है जैकोबियन का फॉर्मूला। मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू विद रिस्पेक्ट टू वी, और ये भी यू और वी के रिस्पेक्ट में। तो बेटा इसको हम यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वी के रिस्पेक्ट में। अब इतना काम आप कर लीजिएगा बेटा, -1 अपॉन कितना आ रहा था इसका, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी लिख देता हूँ, -1/3u। ये आपने जैकोबियन की वैल्यू निकाल ली है। अब मुझे चाहिए वो जो एरिया चाहिए था, तो बेटा रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला क्या होता है अगर देखा जाए? सर डबल इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। एक्स वाई में हमसे लिमिट आ नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे इसको ना यू वी में चेंज करेंगे, तो इट विल बी इक्वल्स टू मॉड जे डी यू इंटू डी वी, 1 इंटू डी एक्स डी वाई विल बी इक्वल्स टू मॉड जे डी यू इंटू डी वी, जहाँ पे बेटा u और v की लिमिट आपको रखनी पड़ेगी। तो u की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? सर u की वैल्यू तो आपने 4a से 4b बोली थी, 4a से 4b, और v स्टैंड्स फॉर c² टू d²। अब बेटा ये मॉड j की वैल्यू -1/3u आ गई। किसको पहले इंटीग्रेट करने की कोशिश करें? वैसे तो दोनों कांस्टेंट है बेटा, किसी को भी पहले इंटीग्रेट कर दो, c² से d²। आप लिख सकते हो 1 इंटू डी वी मल्टीप्लाइड बाई u इक्वल्स टू 4a टू 4b और -1/3u और बेटा du, क्योंकि एक्सप्लिसिट फंक्शन के नजरिए से कर सकते थे हम इंटीग्रेट। अच्छा ये माइनस भी नहीं लिखना है, ये प्लस लिखना है, क्योंकि मॉड ऑफ जे है, जे नेगेटिव आया लेकिन मॉड जे तो पॉजिटिव है। अब इस जगह बेटा यहाँ पर d² माइनस c² आ गया, इनटू यहाँ है 1/3, ये डिफरेंशिएशन होता है बेटा log u, और log u में 4a टू 4b। बेटा 4a टू 4b देखना है तो log a माइनस log b का फॉर्मूला लग जाएगा, d² 1/3 को बाहर ले लें, 1/3 को बाहर ले लेते हैं, d² माइनस c², बेटा ये हो गया log 4b माइनस log 4a। आई थिंक log a माइनस log b का फॉर्मूला होता है log a अपॉन b, तो बेटा यहाँ पे log ये b अपॉन a हो जाएगा, 4 और 4 कट गया, यही आंसर आना चाहिए था। चेक कर लेते हैं बेटा b अपॉन a आ रहा है कि नहीं। सर आंसर कहीं लिखा है क्या? अच्छा आंसर इसका लिखा ही नहीं था। चलो बेटा अब मैंने बता दिया आंसर इसका यही आएगा, यहाँ पे हिंट दिया गया था आपको पिछली क्लास में। तो आंसर बेटा इसका 1/3 d² माइनस c² log b बाई log b बाई a। क्वेश्चन में तो नहीं लिखा था? अच्छा क्वेश्चन में लिखा है, देखो 1/3 d² माइनस c² log b बाई a, देखो दिख रहा है क्वेश्चन में आंसर लिखा हुआ था इसका। अच्छी बात है, तो वही चीज हम लोगों ने प्रूफ कर दी। सर ऐसे ही दूसरे वाले में भी जैकोबियन होगा? हाँ बेटा इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। देखो एक्स वाई जेड ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑक्टेंट में चाहिए बेटा, पॉजिटिव ऑक्टेंट में चाहिए, जहां पर तीनों चीजें पॉजिटिव होंगी पॉजिटिव ऑक्टेंट में। तो आखिर इसका एक क्वेश्चन और करना पड़ेगा। पहले काम करते हैं, हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में बेटा x की वैल्यू r sin फाई और cos थीटा, कि देखो यही होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। देखो r sin फाई cos थीटा, ऐसी r sin फाई sin थीटा। बेटा x तो आ गया, y मैंने लिख दिया r sin फाई और sin थीटा, और z की वैल्यू r cos फाई। यहाँ पे फाई जो है ना z एक्सिस से एंगल है और थीटा xy प्लेन पर एंगल है, ऐसे लिखा हुआ था। अब बेटा इसका सबसे पहले तो जैकोबियन कैसे निकलेगा और कितना आएगा? सिंस xy z इज द फंक्शन ऑफ r थीटा फाई, देन
अब मैं जैकोबियन आपको बता देता हूँ, इसके जैकोबियन में बच्चों को समस्या हुई होगी, बाकी तो इतनी समस्या वाला क्वेश्चन था नहीं ये। आर थीटा फाई, तो बेटा इसको लिखा है एक्स आर एक्स थीटा एक्स फाई, ये फॉर्मूला है। वाई आर वाई थीटा वाई फाई, और फिर जेड आर जेड थीटा और जेड फाई। ठीक, ये फेमस क्वेश्चन है जो मैंने दिया था आपको होमवर्क में, इसलिए करा भी रहा हूँ, वरना मैं छोड़ भी सकता था। बेटा एक्स आर, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन सर साइन फाई कॉस थीटा, फिर बेटा एक्स थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस आर साइन फाई और कॉस थीटा का साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू साइन थीटा, और इसी तरीके से बेटा एक्स फाई के रिस्पेक्ट में आर कॉस थीटा। सिमिलरली द डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू आर, और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आएगा साइन फाई एन साइन थीटा, साइन फाई साइन थीटा, फिर बेटा डेल वाई ओवर डेल थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीपिंग आर एन फाई कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, एंड फाइनली वाई फाई मतलब फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो आर कॉस फाई, और बेटा ये है साइन थीटा। इतना सही है। लास्ट में जेड आर, बेटा आर तो है वहां पे तो कॉस फाई लिख दिया, जेड थीटा वहां थीटा है ही नहीं तो जीरो, और जेड फाई तो बेटा ये माइनस आर साइन फाई, इस तरह से आ गया। अब अगर इसका जैकोबियन आप निकाल ले जाएं तो काम बन सकता है, मैं बता देता हूं कैसे। बेटा कॉलम 1 से फाई कॉमन कर लो, कॉलम 1 से आ जाएगा साइन फाई, ऐसे ही यहाँ से भी बेटा साइन फाई कॉमन आ रहा है, तो कॉलम 2 से भी साइन फाई कॉमन आ गया, तो ये साइन स्क्वायर फाई कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। अब कॉलम 3 से भी कुछ कॉमन आ रहा है, सर ऐसा कुछ कॉमन आता हुआ दिख तो नहीं रहा, कॉस थीटा है, कॉस फाई साइन थीटा और साइन फाई है, चलो कोई नहीं, तो कॉलम से जो कॉमन आ गया तो इस जगह तो बेटा यहाँ पे बन गया है कॉस थीटा, यहाँ पे बच गया है साइन थीटा, और बेटा ये जो आपने साइन फाई कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा कॉट फाई, क्योंकि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है सर कॉट थीटा, तो ये कॉट फाई है। इस जगह से भी साइन फाई कॉमन लिया है तो ये हो गया है माइनस आर साइन थीटा। बेटा यहाँ से साइन फाई, बस यही स्टेप बच्चों को नहीं पता होता, इसलिए बच्चों से ये क्वेश्चन हो नहीं पाता है, ऐसा कुछ आ गया। अब क्या करें, अब कुछ नहीं बेटा, वो लास्ट वाला तो ये दिख ही रखा है। अच्छा इसमें से आर कॉमन आ रहा था तो बेटा आर तो कॉमन एटलीस्ट कर ही सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया कॉस थीटा, और ये है कॉस फाई और साइन थीटा, और फिर बेटा ये है माइनस साइन फाई। अब मैंने कम से कम इतना इजी कर दिया कि अब इस क्वेश्चन को आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, मतलब इस डिटर्मिनेंट को ओपन किया जा सकता है। इस डिटर्मिनेंट को ओपन करने के बाद जब आप देखोगे तो बेटा इसकी वैल्यू बड़ी मजेदार आएगी। जानते हो क्या आने जा रही है सर, ये आर स्क्वायर साइन फाई, और आप इसे सॉल्व करके देख लेना माइनस बनाएगी ये वैल्यू। अरे वाह सर, जैकोबियन की वैल्यू माइनस आर स्क्वायर साइन फाई आ गई। हाँ बेटा जैकोबियन ये रहा, जैकोबियन आ गया तो आगे का काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। बेटा हमें रिक्वायर्ड वॉल्यूम चाहिए, रिक्वायर्ड वॉल्यूम, तो आपसे बोला गया था ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स वाई जेड, और यहाँ लिखा है dx dy dz। समस्या ये है कि ये dx dy dz में हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम नहीं बन पा रहा था, तो हम इसे स्फेरिकल सिस्टम में ले गए हैं। तो स्फेरिकल सिस्टम में बेटा एक्स वाई और जेड की वैल्यू तो आपको रखनी पड़ेगी, लेकिन साथ में dx dy dz की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। एक काम करो, बड़ा क्वेश्चन है इसलिए यहाँ हो नहीं पाएगा, इसको अगली स्लाइड में लिखते हैं। देखिए यहाँ पे रिक्वायर्ड वॉल्यूम के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स वाई जेड, यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस इंटीग्रल dx dy dz। अब मुझे तो पता है, आप स्लाइड पीछे पलट के देखते रहना। यहाँ पे बेटा r की वैल्यू अभी अपनी आपने बताई थी r साइन फाई कॉस थीटा, ऐसे ही बेटा ये वाली y की जगह देखो आर साइन फाई और ये है साइन थीटा, z की जगह अगर देखा जाए तो आर कॉस फाई है। अब मजेदार बात यह है कि dx dy dz की जगह क्या लिखेंगे सर, इसी को तो ट्रांसफॉर्म करना था, तो बेटा वो वाली चीज मॉड ऑफ जे और आ जाएगा डी आर डी थीटा एंड डी फाई। देखो ये है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या मॉड जे हमें पता है? हाँ सर मॉड जे भी मालूम है, आर स्क्वायर साइन फाई आया है। तो बेटा अब सब कुछ रीअरेंज कर लेते हैं। अच्छा फर्स्ट ऑक्टेंट की बात हो रही है, जरा रेडियस देखते हैं, स्फीयर की रेडियस क्या दी हुई है इन्होंने। सर स्फीयर की रेडियस शायद ये देखो ए स्क्वायर दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। फर्स्ट ऑक्टेंट में है तो जीरो ओरिजिन से लेकर के ए तक जाना है केवल, तो आर वेरीज फ्रॉम जीरो टू ए। और बेटा फर्स्ट ऑक्टेंट में थीटा और फाई विल वेरीज फ्रॉम, सर देखो आर तो जीरो से ए हो गया, थीटा एंड फाई बोथ विल वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 बिकॉज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल वेरीज फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री, उसी को पाई बाई 2 लिखा हुआ है। अब क्या करें सर, अब आपस में मिला देते हैं इसको, आर है फिर आर है फिर आर है, और यहाँ आर स्क्वायर आया होगा, तो बेटा ये आर की पावर 5 साइन फाई और वहाँ पर भी साइन फाई, तो इट विल बी साइन क्यू फाई।
और भी कुछ है सर, cos फाई भी है, आपस में मिला दिया। और देखो यहाँ पे है cos थीटा sin थीटा, तो बेटा लिख दिया cos थीटा और साइन थीटा, सब कुछ खत्म हो गया। और डी आर डी थीटा और डी फाई, मुझे बताइए क्या ये तीनों मतलब लिमिट बोथ ऑल थ्री लिमिट्स आर कांस्टेंट? यस सर, ऑल थ्री लिमिट्स आर कांस्टेंट। वी कैन इंटीग्रेट सेपरेटली, बेटा सेपरेटली इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो r की पावर 5 को इंटीग्रेट कर दो विद द हेल्प ऑफ dr। फिर बेटा ऐसे ही थीटा को इंटीग्रेट कर दो आप 0 से लेके π/2 में, लेकिन किसको? ये cos थीटा sin थीटा को इतना लिखो ना 1/2 sin 2 थीटा, बिकॉज sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा। और बेटा तीसरा वाला फाई के फॉर्म में दिख रहा है 0 to π/2, हाँ जी sin क्यू फाई। बेटा इसमें ना सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों, आप साइन फाई को टी पुट करोगे कॉस फाई डी फाई डी टी हो जाएगा। तो बेटा ये टी क्यूब मतलब टी पुट करा है तो ये टी स्क्वायर हो गया, टी क्यूब बाई 3, वहां से इंटीग्रेशन निकल के आएगा। फाइनली जब आप तीनों का इंटीग्रेशन कर लोगे तो यू विल गेट योर आंसर। और बेटा इसका आंसर था क्या? मतलब सर इतना बड़ा क्वेश्चन? हाँ बेटा सेमेस्टर एग्जाम में तो बड़ा क्वेश्चन आता ही है, सेमेस्टर एग्जाम में बड़ा कुछ। देखो a³/48 आंसर है इसका। अब ये कोई गेट की प्रिपरेशन थोड़ी है, गेट में बेटा इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा जब कंपटीशन में जाओगे। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए, जिसकी हेल्प से आप पास हो जाते हैं। तो बेटा ये कुल मिला के a⁴ मतलब अभी भी इसमें काम बचा है। ये वो होमवर्क क्वेश्चन थे जो लास्ट लेक्चर में मैंने करे थे। अब हम बेटा होमवर्क क्वेश्चन देने की हैबिट बंद कर रहे हैं, यहीं पे करा दिया करेंगे। आज भी एक होमवर्क क्वेश्चन दिया, लेकिन केवल इसलिए दिया कि कल के लेक्चर में उसका डायरेक्ट यूज है, तो वहीं का वहीं हम लोग कर ले जाएंगे। थोड़ा लेक्चर बड़ा हो गया, अगले लेक्चर से कोशिश करेंगे 45 मिनट तक का ही एक लेक्चर हो, जिससे कि आप स्मूथली जल्दी जल्दी देख पाएं। तो बेटा आज का लेक्चर हम देखा जाए यहाँ पे जाके फिनिश हुआ। अगर समरी देखा जाए तो हमने क्या क्या देख लिया सर? एक तो हमने ना वेक्टर का डिफरेंशिएशन वाला पार्ट देखा, फिर सर हमने कांस्टेंट वेक्टर को देखा। कांस्टेंट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन समझी हमने, है ना, ज्योमेट्रिकली भी मैथमेटिकली। फिर कांस्टेंट वेक्टर देखा, फिर बेटा कांस्टेंट वेक्टर से रिलेटेड हमने मतलब वो थ्योरम डेवलप करी। तो बेटा फिर थ्योरम 1 और थ्योरम 2 इनसे रिलेटेड देखी थी, थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2 देख ली थी। फिर उसके बाद आगे क्या हुआ था सर? फिर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आया था, वेलोसिटी। फिर आया था एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। और बेटा वेलोसिटी एक्सेलरेशन आने के बाद फिर हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करे थे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और होमवर्क क्वेश्चन भी निपटा लिए। एक होमवर्क क्वेश्चन आपको मिला भी है। उम्मीद है कि आपको अब एक फीलिंग आना शुरू हो गई होगी वेक्टर क्वांटिटी की, कैसे हमें वेक्टर कैलकुलस को हैंडल करना है। कल से आपका कोर टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ग्रेडियंट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव कल पढ़ाऊंगा मतलब अगले लेक्चर में। उसके बाद बेटा हम डाइवर्जेंस और कर्ल, फिर उसके बाद वेक्टर इंटीग्रेशन। लगभग एक लेक्चर आ गया, 4 लेक्चर और आएंगे लगभग, और ये टॉपिक हम फिनिश कर देंगे। चलो बेटा थैंक यू सो मच, बढ़िया लगा। ये है टेलीग्राम आईडी, इस पर आप ज्वाइन कर सकते हो, और नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड गुड नाइट।